हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो कल आपकी इंग्लिश की जो एग्ज़ाम हुई थी, आज हम लोग क्या करेंगे, उसके क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, ये हमारा सेट कौन सा है? सेट हमारा फर्स्ट है, जिसमें क्यूआर कोड है। इसमें जो अलग अलग जो 3 सेट के हमें क्वेश्चंस मिलते हैं। तो पहला हमारा सेट 1 का एग्ज़ाम है इंग्लिश पेपर का। अगर हम कुछ इंस्ट्रक्शंस की बात करें, जो कुछ इंस्ट्रक्शन आपको क्या मिलेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के ऑलमोस्ट आपके हर एग्जाम में क्या मिलेंगे, आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ पर एक जैसे देखने को मिलेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं। पहला हमारा इसमें पॉइंट लिखा गया है, प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 15 प्रिंटेड पेजेस। यानी कि ये जो क्वेश्चन आपको दी गई है इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज की, इसके अंदर आपको कितनी पेजेस मिलेंगी? तो आपको 11 पेजेस मिलेंगे इस क्वेश्चन पेपर के अंदर। साथ ही हम लोग बात करें, प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 11 क्वेश्चंस। तो अगर हम इसमें क्वेश्चंस की बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो टोटल आपको 11 क्वेश्चंस क्या मिलेंगे, इंग्लिश के पेपर में मिलने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा है, क्यूपी कोड नंबर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन पेपर शुड बी रिटन ऑन द टाइटल पेज ऑफ द आंसर बुक बाय द कैंडिडेट। यानी कि यहाँ पे जो भी क्या करने होंगे, आपके आंसर बुक में क्या करने होंगे, जो भी आपके क्यूपी कोड लिखे होंगे वो आपको लिखने होंगे, जिससे पता चल सके कि आपका जो सेट है वो कौन सा सेट आपको दिया गया है। प्लीज राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन इन द आंसर बुक बिफोर अटेम्प्टिंग इट। यानी कि जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगी, तो कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा, एक सीरियल नंबर मिला रहेगा। क्या रहेगा आपके पास? एक सीरियल नंबर रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर में, जिसको आपको क्या करना होगा, अपने आंसर शीट में क्या करने होंगे, इस को लिखने होंगे सीरियल नंबर को। नेक्स्ट हमारा है, 15 मिनट टाइम हैज बीन अलॉटेड टू रीड दिस क्वेश्चन पेपर। द क्वेश्चन पेपर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट 10:15 AM। फ्रॉम 10:15 AM to 10:30 AM द कैंडिडेट विल रीड द क्वेश्चन पेपर ओनली एंड will not write any answer on the answer book during this period। यानी कि बोला है कि आपका जो एग्जाम का टाइमिंग है, वो एग्जाम का टाइमिंग आपका 10:30 AM से है। लेकिन जो आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे आपको, वो 50 मिनट्स क्या मिलने वाले हैं, पहले मिल जाएंगे। यानी कि आपको क्वेश्चन पेपर आपके 10:15 AM को मिल जाएंगे। तो 15 मिनट का जो आपको टाइम दिया गया, उस टाइम के अंदर आप क्या करेंगे, तो आप अपने क्वेश्चन पेपर को बस रीड करेंगे, आपको लिखना नहीं है। साथ ही अगर आप रीड करने की बात करोगे, तो आपको बहुत सारे ऐसे पैसेज क्वेश्चंस, ग्रामेटिकल में जो 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, तो आप कहीं ना कहीं उस टाइम पढ़ने के दौरान उनको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो 15 आपके लिए कहीं ना कहीं क्या होगा, आपके लिए बेनिफिट करने वाले हैं, ताकि आप क्वेश्चंस को क्या कर सको, अच्छे से पढ़ सको। अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें, तो हमारा एग्जाम टोटल कितने टाइम का में होने वाला है, तो टोटल हमारा एग्जाम 3 आवर्स का होने वाला है, जिसके अंदर हमें क्या मिलने वाले हैं, 80 मार्क्स आपके टोटल होने वाले हैं। यानी कि जो आपका एग्जाम लिया जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का, वो आपका 80 मार्क्स कैरी करेगा, और जो आपके 20 मार्क्स होंगे वो आपको क्या होंगे, इंटरनल आपके स्कूल की तरफ से दिए जाएंगे। अगर हम लोग आगे बात करते हैं कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस की, तो पहला आपका है, रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली एंड स्ट्रिक्टली फॉलो देम। तो सबसे पहले क्या बोला है कि आपको क्या करना है, तो आपको ये बात का बहुत ही केयरफुल इंस्ट्रक्शंस को देखना है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर दिया गया है, इसके अंदर आपके 11 क्वेश्चंस क्या होने चाहिए। कितने क्वेश्चंस आपके, तो 11 क्वेश्चंस होने चाहिए, एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। यानी कि जो भी आपके क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस आपके क्या है, कंपलसरी है। यानी कि आपको हर क्वेश्चंस क्या करना है, बनाना है। द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शन। इस क्वेश्चन पेपर में आपको टोटल कितने सेक्शन मिलेंगे, 3 सेक्शन मिलेंगे। सेक्शन ए आपका रीडिंग स्किल होगा, यानी कि आपके पैसेज वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, वो आपको मिलेंगे। सेकंड जो आपका सेट बी का मिलेगा, वो आपके ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स मिलेंगे। यानी कि इसके अंदर आपको ग्रामेटिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, और साथ ही राइटिंग स्किल्स, यानी हम बात करें आर्टिकल की, लेटर राइटिंग की, नोटिस की, एडवर्टीजमेंट की, पैराग्राफ की, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको क्या मिलेंगे। और जो आपका सेक्शन सी होगा, ये कंप्लीटली आपका लिटरेचर के ऊपर बेस होगा। यानी कि आपकी जो 2 बुक चलती है क्लास 10th के अंदर, तो आपके लिटरेचर के सारे क्वेश्चन जो आपके सेक्शन सी के अंदर के, उसी से क्या होंगे, कवर होंगे।
अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर ईच पार्ट, यानी कि जब आप क्वेश्चंस को क्या करोगे, अटेम्प्ट करोगे, तो वहाँ पे कुछ क्या होंगे, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे। तो उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के साथ ही क्या करना है आपको, बहुत ही अच्छे से अपने क्वेश्चंस को क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। तो पहला हमारा सेक्शन ए है हमारा रीडिंग स्किल्स का। ये हमारे कितने टोटल, तो रीडिंग स्किल्स हमारे टोटल 20 मार्क्स के हैं, जिसमें से जो हमारा पहला रीडिंग स्किल्स का पहला क्वेश्चन है ये हमारा 10 मार्क्स क्या करेगा, कैरी करेगा। पहला है हमारा पैसेज 1 में हमारा पहला पैरा है, फॉसिल फ्यूल्स ऑयल कोल एंड नेचुरल गैस आर आवर मोस्ट ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ पावर जनरेशन। The energy that's produced from any source other than fossil fuels is termed as alternative energy. Between the two sources, using alternative energy has a lower environment impact. यानी कि क्या बोला है, हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो क्या हमारे मोस्ट ट्रेडिशनल क्या है, हमारे सोर्स ऑफ पावर जनरेशन है। यानी जब हम पावर जनरेशन की बात करते हैं तो हम लोग मोस्टली डिपेंड किस पे करते हैं, अपने फॉसिल फ्यूल्स पे। जैसे हम लोग ऑयल की बात कर लें, कोल की बात कर लें, या फिर नेचुरल गैस की। द एनर्जी दैट्स प्रोड्यूस्ड एनी सोर्स अदर दैन फ्यूल इज टर्म्ड एज अल्टरनेटिव एनर्जी। और साथ ही क्या बोला है कि जो भी एनर्जी क्या करता है, जो प्रोड्यूस होता है आपके अदर सोर्स, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स के अलावा जो भी चीज़ें क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव एनर्जी बोलते हैं। बिटवीन द टू सोर्सेस यूजिंग अल्टरनेटिव एनर्जी हैज़ अ लोअर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। यानी कि अगर आप फॉसिल फ्यूल्स की बात करो, उससे आप एनर्जी बनाना चाहते हो, या फिर आप अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इन दोनों के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो अल्टरनेटिव एनर्जी है इसका इम्पैक्ट जो होता है इन्वायरमेंट पे क्या होता है, थोड़ा कम होता है। यानी हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान क्या करता है, कम पहुंचाता है। कौन से, हमारे जो अल्टरनेटिव एनर्जी ऑफ सोर्स होते हैं हमारे। नेक्स्ट हमारा पैरा सेकेंड है, we know that alternative energy sources are the sources we use to supplement or even replace traditional energy sources used for power generation। यानी कि बोला कि हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे अल्टरनेटिव एनर्जी के जो सोर्स हैं उनका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। किन चीज़ों के लिए, ताकि जो हमारे ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स हैं जिससे हम लोग पावर जनरेट करते हैं, जैसे हम लोग कोल की बात कर ली है ना, तो उसको हम लोग क्या करते जा रहे हैं, तो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी उनको कहीं ना कहीं रिप्लेस करने जा रहे हैं। यू शुड ऑलमोस्ट से द सेम थिंग अबाउट रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी सोर्सेस, बट देयर इज वन सब्टल डिफरेंस बिटवीन द टू। ऑल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस, बट इट डज नॉट वर्क द अदर वे अराउंड। यानी कि बोला गया कि हम लोग क्या करते हैं, सेम थिंग है रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ सोर्स को एक समझाना, जिसमें हम लोग बात करेंगे जो दोनों में डिफरेंस की बात की जाए तो दोनों में डिफरेंस हमें क्या देखने को मिलता है कि जितने भी हमारे क्या हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं। अब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की बात करें हम लोग, तो ऐसे एनर्जी जो कभी क्या होते हैं, ख़त्म नहीं हो पाएंगे, वो बार बार क्या होंगे, आपके रिन्यू होंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं क्या, सनलाइट से क्या बनाने के लिए सोलर एनर्जी कन्वर्ट जो हम लोग करते हैं, तो वो हमारे किसके अंदर आएंगे, हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। वो कभी क्या होने वाले, ख़त्म नहीं होने वाले हैं। बट इट डज नॉट वर्क द अदर वे अराउंड। तो नेक्स्ट हमारा पैरा है, दैट्स बिकॉज renewable energy sources are derived from naturally replenished source of process of earth such as sun, wind and water। तो जैसे मैं कहते हैं एग्जांपल की बात कर ले हम लोग किसकी, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की, तो हमारे सन देखने को मिलेंगे हमें, विंड मिल जाएंगे हमें, और साथ ही वाटर देखने को मिलेंगे। We refer to these resources as renewable or sustainable since unlike fossil fuels, this naturally occurring continual renewable makes them इनएग्जॉस्टिबल। अब डिफरेंस की मेन डिफरेंस की बात हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, कहीं ना कहीं जो हमें क्या मिलता है, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा कोल पेट्रोलियम भी कहीं ना कहीं होता है, लेकिन हम लोग दोनों में डिफरेंस मेन की बात करें तो सन विंड का जो एनर्जी हमें मिलेगा वो एनर्जी कैसा है हमारा, तो वो एनर्जी हमारा कैसा है, तो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी हमारी कभी क्या होने वाली, ख़त्म नहीं होने वाली है। लेकिन हम लोग बात किसकी करते हैं, कोल की, पेट्रोलियम की, फॉसिल फ्यूल्स में जितने भी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, तो वो हमारे इनएग्जॉस्टिबल के अंदर में आते हैं ना, किसके अंदर आए हैं, इनएग्जॉस्टिबल के अंदर आएंगे। हाउएवर अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस आर एग्जॉस्टिबल एंड देयरफॉर नॉट रिन्यूएबल
दैट्स द डिफरेंस। यानी कि मेन डिफरेंस क्या है हमारा है, तो अल्टरनेटिव एनर्जी एग्जॉस्टिबल हो जाएंगे हमारे, एंड वो रिन्यूएबल क्या होंगे हमारे, नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारा है द इक्विपमेंट नेसेसरी टू हार्नेस एनर्जी फ्रॉम अल्टरनेटिव सोर्सेज यूज टू बी एक्सपेंसिव दैट इट वाज नॉट प्रैक्टिकल फॉर कंज्यूमर यूज। यानी कि बोला गया जो हमारे इक्विपमेंट होंगे जो एनर्जी को हार्नेस करेंगे किससे, अल्टरनेटिव सोर्स से, तो हमारे लिए कैसे होंगे, तो हमारे लिए वो एक्सपेंसिव भी होंगे और कंज्यूमर यूज के लिए क्या है वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। नेक्स्ट हमारा है हाउएवर थैंक्स टू इंक्रीज डिमांड मोर एक्सपीरियंस्ड एनर्जी डेवलपर्स कॉम्पिटिशन सप्लाई चेन्स improved renewable technologies and enhanced energy efficiency capabilities that's no longer the case। यानी कि जैसे हमारा क्या हो गया है, तो जिस तरह से हमने क्या देखे हैं, तो जिस तरह से हमारा क्या हो गया, डिमांड बढ़ा है ना, एनर्जी का जो एक्सपीरियंस डेवलपर्स कर रहे हैं ना, कॉम्पिटिटिव सप्लाई चेन क्या हो रहा है हमारा, डेवलप हो रहा है, हमारे जो रिन्यूएबल हमारे टेक्नोलॉजीज हैं वो क्या हो रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं ना, तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा व्हेन इट कम्स टू एनर्जी एफिशिएंसी द लीडर ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इज द विंड एनर्जी। यानी कि अगर आप क्या बात करते हो, लीडर की बात करते हो एनर्जी एफिशिएंसी में, किसके अंदर, आप रिन्यूएबल के अंदर, तो कौन आपको देखने को मिलेंगे, तो वो आपको विंड एनर्जी देखने को मिलेंगे। बिहाइंड विंड कम्स जियोथर्मल एनर्जी। अब विंड के साथ में क्या आएंगे आपके, जियोथर्मल आ जाएंगे आपके, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर एनर्जी, एंड कौन आएंगे आपके, सोलर पावर भी। Wind power serves both individuals and entire communities. It is a versatile and can be produced from small scale windmills or wind turbines on residential property. It can also be produced from large scale offshore wind farms in the ओशियन। यानी कि जो हम लोग बात कर रहे हैं विंड एनर्जी की, तो इसको हम लोग कहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्मॉल स्केल विंडमिल जैसे आपने देखा होगा है ना, तो चक्का घूमती रहती है लंबे से ना, तो पंखे टाइप की वो हो गए आपके, विंड टर्बाइंस आप कर सकते हैं, या फिर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज वगैरह भी क्या कर सकते हो, इसको आप सेटअप कर सकते हो, या फिर आप लार्ज फार्म स्केल में भी इसको आप स्टोर कर सकते हो, सेटल कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है जियोथर्मल एनर्जी। तो वी जनरेट जियोथर्मल एनर्जी बाय टैपिंग इनटू अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स ऑफ हॉट वाटर एंड स्टीम। यानी कि हम लोग जियोथर्मल एनर्जी को पावर जो होंगे हमारे, इसको जनरेट कैसे करेंगे, तो बाई टैपिंग अंडरग्राउंड रिजर्वायर हमारे होंगे किसके, हॉट वाटर और स्टीम के, तो जब हम उनको टैप करेंगे उस कारण से बनेंगे। जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी कैन डायरेक्टली हीट एंड कूल बिल्डिंग्स। अब जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे हमारे, तो डायरेक्टली क्या करेंगे, हीट और बिल्डिंग को हीट और क्या देंगे, कूल करेंगे। जनरेटेड फ्रॉम द एनर्जी ऑफ मूविंग विंड, generated from the energy of moving water, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो नोन एज हाइड्रो पावर। अब हाइड्रो पावर हमारी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमारी क्या होगी, तो जो एनर्जी हमें क्या मिलेगी, मूविंग वाटर के थ्रू मिलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, या फिर उसको हम लोग हाइड्रो पावर भी बोलते हैं। ये प्रोड्यूस कब होती है हमारी, तो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन बिहाइंड अ डैम कॉजेज टर्बाइन ब्लेड्स। क्या करते हैं हम लोग, तो हम लोग डैम के बिहाइंड में क्या करते हैं, तो एक टर्बाइन ब्लेड्स को क्या करते हैं, मूव करवाते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, वाटर का फ्लो इनटेक कराता है हमारा, और टर्बाइन ब्लेड्स क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, जो कि क्या करते हैं, एक जनरेटर जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, एंड उसी से क्या होती है हमारी पावर्स होम तक क्या होती है, पहुंच पाती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से। नेक्स्ट हमारा है न्यूक्लियर एनर्जी इज क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू द फिजन प्रोसेस ऑफ एटम्स। यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी हमारे कैसे क्रिएट होंगे, तो न्यूक्लियर एनर्जी हमारे हीट के फॉर्म में क्या होंगे, क्रिएट होंगे, किसके थ्रू, तो फिजन के थ्रू ऑफ प्रोसेस ऑफ एटम। अब फिजन क्या होता है हमारा, तो फिजन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि जब हाइड्रोजन क्या करता है हमारा, हीलियम के अंदर कन्वर्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं, जिससे क्या हमें मिलती है, न्यूक्लियर एनर्जी हमें देखने को मिलती है। द इनिशियल फिजन प्रोसेस क्रिएट्स एनर्जी एंड ट्रिगर अ चेन रिएक्शन दैट रिपीट्स द प्रोसेस and generates more energy. It in nuclear power plant, the heat that fission produced creates steams. The steams then rotates a turbine which leads to the production of electricity. यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करेंगे, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो जहाँ पर भी क्या होंगे आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होंगे, वहाँ पर हीट क्या करता है आपका, फिजन प्रोड्यूस करता है, जिसके थ्रू क्या क्रिएट होगा हमारा, स्टीम क्रिएट होगा, और ये स्टीम क्या करेगा हमारा, टर्बाइंस के थ्रू क्या करेगा, रोटेट करेगा, जिससे कि हमारी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का
प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट लास्ट हमारा पैरा है इसके अंदर, सोलर पावर मोस्ट कॉमनली रिफर टू द यूज ऑफ सोलर सेल्स टू क्रिएट एनर्जी। यानी कि सोलर पावर का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, सोलर पावर का मेनली मतलब क्या होता है हमारा, रिफर किसको करते हैं हम लोग, तो सोलर सेल के यूज को हम लोग क्या करते हैं, रिफर करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी को क्रिएट करते हैं। ऑन अ स्मॉल स्केल you may see a few solar panels on a house roof used to produce energy for just that one home. On a larger scale you may be see a solar farm as a power plant to produce electricity for its consumers। यानी कि अगर आप स्मॉल स्केल की बात को, तो आप क्या कर सकते हो, अपने घर में छत के ऊपर क्या करते हो, सोलर पैनल लगा सकते हो, है ना, ताकि आपके घर में एनर्जी क्या हो, प्रोड्यूस हो आपके सिंपल घर के लिए। लेकिन अगर आप इसे एक लार्ज स्केल पे देखते हो, कंज्यूमर के यूज़ के लिए अगर आप इसको बनाना चाहते हो, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सोलर फार्म क्या करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को क्या मिल सके, उसका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर को वहाँ पर दी जा सके। अब हम लोग आते हैं अपने पैसेज के क्या क्वेश्चंस पे, है ना। तो पहला हमारा क्या दिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द एबव पैसेज। यानी कि अब तक हमने क्या किया, जो भी अपने पैसेज को पढ़े हैं, है ना, जिसके अंदर ऑलमोस्ट हमारे कितने थे, हमारे 8 पैरा दिए थे, तो इसी के बेस पे क्या किया गया, हमसे क्वेश्चंस को पूछा गया है। पहला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स एंड अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स। यानी कि इसमें हमें बोल रहा है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि क्या करता है, हमें बता रहा है कि हमारा जो मेन डिफरेंस आता है किसके बीच में, तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स और अल्टरनेट एनर्जी सोर्स के बीच में क्या हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अगर हम क्या करते हैं, डिफरेंस की बात करते हैं, है ना, तो अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स आर मोर एक्सपेंसिव देन रिन्यूएबल एनर्जी। यानी कि जो अल्टरनेटिव एनर्जी का सोर्स है वो हमारा क्या है, ज़्यादा महंगा है, ज़्यादा एक्सपेंसिव है, किसके कंपैरिजन में हमारा, तो हमारे वो एग्जॉस्टिबल अल्टरनेटिव एनर्जी के कंपैरिजन में क्या ज़्यादा क्या हमारी वो कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट हमारा आएगा, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स आर एज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। और नेक्स्ट हमारा इसके अंदर क्या बोल रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स आर इनएग्जॉस्टिबल वेयर एज अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स शुड बी एग्जॉस्टिबल। एंड लास्ट हमारे क्या बोलेंगे, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं वो हमारे कैसे हैं, एग्जॉस्टिबल है। और जो हमारे क्या हमें देखने को मिलते हैं, जो हमारे अल्टरनेट एनर्जी सोर्स हमें देखने को मिलते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे इन एग्जॉस्टिबल होते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं, अपने आंसर्स की बात करते हैं, तो हमारा आंसर जो का कौन सा हो जाएगा हमारा, तो जो हमारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं वो इन एग्जॉस्टिबल होते हैं, वहीं हमारे जो अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे एग्जॉस्टिबल होते हैं। क्या होते हैं, हमारे एग्जॉस्टिबल होते हैं, यानी कि एक टाइम के बाद वो क्या होंगे, हमारे खत्म देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा है क्या है, व्हाट इज द टोन ऑफ द राइटर इन द गिवन लाइंस फ्रॉम पैरा 4, रेशनलाइज योर रिस्पॉन्स इन अबाउट 40 वर्ड्स। यानी कि हमें क्या हो रहा है, पैरा 4 की बात की तो हम लोग सबसे पहले कहाँ पे आएंगे, अपने पैरा 4 के अंदर। पैरा 4 में हमें क्या बोला गया है कि जो हमारे राइटर हैं उनका क्या है, तो उनका क्या टोन है राइटर का, जो पैरा 4 में जो लाइंस दिए गए हैं, है ना, तो उस लाइंस को लेकर के। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं पैरा 4 के लाइंस को लेकर के, तो पहला पॉइंट इसके अंदर जो दिया गया हमारे राइटर का, उसमें क्या बोला गया है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पैरा 4 से अपने देखेंगे। तो पहला हमारा पैरा 4 में जो हमें चीज़ें मेंशन की है, क्या बोला गया है, द इक्विपमेंट नेसेसरी टू हार्नेस एनर्जी फ्रॉम अल्टरनेटिव सोर्स यूज्ड टू एक्सपेंसिव दैट इट वाज नॉट practical for consumer use. However, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं क्या बोला गया, जो इक्विपमेंट हमें नेसेसरी था, क्या था हमारा, तो जो भी हमारे क्या थे इक्विपमेंट हमारे नेसेसरी थे, है ना, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स के हार्नेस के लिए, वो कहीं ना कहीं क्या एक्सपेंसिव तो है, लेकिन उनके कंज्यूमर के प्रैक्टिकल यूज के लिए नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज डिमांड हो रहा है ना, एक्सपीरियंस एनर्जी को हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी डेवलपर्स क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं एनर्जी को। साथ ही क्या हो रहा है, हमारा कॉम्पिटिटिव सप्लाई चेन क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है ना, हमारे रिन्यूएबल जो टेक्नोलॉजीज हैं वो क्या हो रहा है, हमारे इम्प्रूव हो रहे हैं। साथ ही क्या हो रहा है, हमारा जो एनर्जी इन्हांस्ड क्या हमारा एनर्जी इन्हांस्ड एफिशिएंसी कैपेबिलिटीज क्या कर रहा है, हमारा लॉन्गर केस में नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग बात, राइटर यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे ऑप्टिमिस्ट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ऑप्टिमिस्ट हो रहे हैं एनर्जी को लेके, क्या हम लोग बोल सकते हैं,
एक पॉजिटिव साइन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम, कहीं ना कहीं हम लोग पॉजिटिव साइन इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं उसकी एफिशिएंसी को क्या करता है, एफिशिएंसी को ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है कि इसको एफिशिएंसी को और एफर्टेबिलिटी को, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, तो अल्टरनेटिव हम लोग ट्रेडिशनल क्या करते हैं, तो जो हम लोग ट्रेडिशनल यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, तो जो भी हम लोग ट्रेडिशनल एनर्जी को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे, न्यू चीज़ों में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, अल्टरनेटिव एनर्जी के सोर्स में उसको हम लोग कन्वर्ट क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा, तो हमने पहले दूसरे क्वेश्चन देखे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3rd नंबर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा, कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएट। क्या बोला हमारा, इन द पास्ट अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स वेयर नॉट यूज्ड बाय द कंज्यूमर बिकॉज, यानी कि जो कंज्यूमर थे उसको क्या कर रहे थे, यूज ठीक से नहीं कर पा रहे थे। अब इसमें हम लोग सिंपल क्या देखें कि क्या थे हमारे, तो ये ज़्यादा क्या थे हमारे, एक्सपेंसिव थे। क्या थे हमारे ये, तो ये हमें क्या देखने को मिलेंगे, ज़्यादा हमें एक्सपेंसिव देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे हमें ये, क्योंकि हमें क्या है, ये हमें एक्सपेंसिव देखने को मिल रहे हैं फॉर कंज्यूमर यूज़। क्या थे ये, पहले एक्सपेंसिव थे, जिस कारण हम लोग क्या करते थे, इसका यूज़ नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द पैसेज इंक्लूड सम वर्ड्स दैट आर अपोजिट ऑफ ईच अदर फ्रॉम द सेट ए टू ई बिलो, आइडेंटिफाई 2 सेट्स ऑफ एंटोनिम्स। यानी कि इस पैसेज में जो हमें बहुत सारे अलग अलग क्या मिले हैं, वर्ड्स मिले हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्या करना है, हमें क्या दी गई है, तो हमें अपोजिट वर्ड्स को क्या करना है, मार्क करना है ना। ए से ई तक में कौन कौन से 2 सेट बताने, कितने सेट बताने हमें, तो हमें यहाँ पर जो बताने हैं सेट, हमें 2 सेट हमें क्या करने हैं, बताने हैं, जो कि एंटोनिम्स के सेट होंगे। अब एंटोनिम की बात करेंगे तो क्या होते हैं हमारे, एंटोनिम हमारे कहीं ना कहीं क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, यानी कि कैसे होने चाहिए वो, अपोजिट। तो पहला हमारा है जनरेट एंड प्रोड्यूस। तो हमारा जनरेट और प्रोड्यूस करने का कहीं ना कहीं मतलब क्या होता है हमारा, कहीं ना कहीं आपस में क्या होंगे, सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट हमारा है एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल। सी हमारा है सब्टल एंड वर्सेटाइल। डी हमारा है पावर एंड एनर्जी। और लास्ट हमारा है सस्टेनेबल एंड एग्जॉस्टिबल। यानी कि हम लोग बात करेंगे किस चीज़ की, तो एंटोनिम की, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल। वही हम लोग सेकंड की बात करें तो सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सस्टेनेबल एंड एग्जॉस्टिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द लीडर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पैक एंड वाई। अब हम लोग किसकी बात करें, तो रिन्यूएबल एनर्जी पैक का लीडर कौन है, तो हम लोग बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी पैक के लीडर की, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, विंड एनर्जी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा हमारा, विंड एनर्जी हमारा हो जाएगा। अब विंड एनर्जी हमारा इसीलिए है क्योंकि विंड एनर्जी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, तो विंड एनर्जी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही एफिशिएंट है, इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिटीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग ना। विंड मिल्स के थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग इसको, तो विंड मिल्स के थ्रू, है ना, विंड मिल्स के थ्रू हम लोग इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओशियन सोर्स के थ्रू इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द पैसेज एग्जामिन इन अबाउट 40 वर्ड्स द डिफरेंस बिटवीन जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि पैसेज रीडिंग के बेस पे हमें क्या करने हैं, हमें 40 वर्ड्स में डिफरेंस लिखना है, किसके बीच में, जियोथर्मल एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बीच में क्या करने, हमें डिफरेंस बताने हैं। तो जो हमारा पैसेज था उसमें हमने क्या देखा था कि उसमें हमारे सारे पॉइंट्स क्या थे, मेंशन किए थे हमारे जियोथर्मल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के, है ना। तो अगर हम लोग बात करते हैं किसको, अपने जियोथर्मल को लेकर के, तो जियोथर्मल में हमारे देखने को मिल जाएंगे, तो हम लोग बात करेंगे जियोथर्मल। तो जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी हम लोग क्या करते हैं, तो जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी की हम लोग बात करेंगे तो इसको हम लोग प्रोड्यूस करते हैं कैसे, तो ये हमारे प्रोड्यूस होते हैं किसके थ्रू, तो टैपिंग वाटर। वी जनरेट जियोथर्मल पावर बाय टैपिंग इनटू underground reservoir of hot water and steam. Geothermal electricity can directly heat and cool buildings generated from the energy of moving water. Hydroelectricity, also known as hydropower, produced when water behind a dam causes turbine blades to move as it flows through as intake. यानी कि कहीं ना कहीं क्या जियोथर्मल हमारा एनर्जी कैसे बनता है, तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अंडरग्राउंड रिजर्वायर को हम लोग टैप करते हैं किसमें, जिसमें हमारे हॉट वाटर और स्टीम होते हैं, और इस जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग हीट
करेंगे और कूल करेंगे डायरेक्टली अपने बिल्डिंग्स को। वहीं पे क्या होता है हमारा, तो जो हमारी एनर्जी क्या मिलती है हमें मूविंग वाटर के थ्रू, जो एनर्जी होती है जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करते हैं, बनाते हैं, वो हमारा क्या होता है हमारा, तो वो होंगे हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसके अंदर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 7। व्हाट इज द मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज, यानी कि जो हमने पैसेज अपने पढ़ा, इस पैसेज के थ्रू हमें कौन सा क्या किया गया, मैसेज को कन्वे किया गया है। पहला हमारा है ओनली दोज एनर्जी सोर्सेज शुड बी यूज्ड विच आर रिन्यूएबल, यानी कि हमें वैसे एनर्जी को ही क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए जो कि कैसे होंगे, हमारे रिन्यूएबल एनर्जी होंगे। नेक्स्ट हमारा है विंड एनर्जी इज अ रिन्यूएबल एज वेल एज इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट हमारा है देयर आर प्लेंटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज। एंड लास्ट हमारा है अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज आर द इमर्जिंग एनर्जी ट्रेंड्स एंड आर स्टिल इवॉल्विंग। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, अपने ऑप्शंस की क्या करेंगे, कहीं ना कहीं बात करेंगे हम लोग। तो ऑप्शन हमें दो ऑप्शन जो हमें देखने को मिल रहे हैं, पहला हमें बोल रहा है कि देयर आर प्लेंटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, यानी कि हमारे पास क्या है, तो हमारे पास अभी क्या है, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज के बहुत सारे इमर्जिंग एनर्जी हमें ट्रेंड्स में देखने को मिल रहे हैं और वो स्टिल अभी भी क्या हो रहे हैं, इवॉल्व वो हो रहे हैं। वहीं जो हमारा नेक्स्ट इसके अंदर है देयर आर प्लेंटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज दैट कैन बी यूज टू रिप्लेस ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज। तो कहीं ना कहीं क्या, तो अगर आपने पैसेज को अपने पढ़ा होगा या आप एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको ये दोनों ऑप्शंस क्या दिख सकते हैं, सही दिख सकते हैं। लेकिन अगर हम एक ऑप्शंस की बात करेंगे अपने पैसेज के बेस के ऊपर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो जो हमारे ऑप्शन नंबर सी होंगे वो क्या होंगे, हमारे करेक्ट होंगे। यानी कि हमारे पास बहुत सारे प्लेंटी ऑफ क्या, हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं किन चीज़ों के लिए, तो हम अपने ट्रेडिशनल जो एनर्जी के सोर्स हैं उनको क्या करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स विथ रेफरेंस टू द गिवन एक्सट्रैक्ट, यानी कि जो हमारा एक्सट्रैक्ट दिया गया है इसके बेस पे क्या करने, हमें बताने हैं कि जो हमें स्टेटमेंट दिया गया वो स्टेटमेंट सही या फिर गलत है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इज यूज्ड फॉर रेसिडेंशियल एज वेल एज फॉर कॉमर्शियल पर्पस, यानी कि जो हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात की गई है वो कहीं ना कहीं क्या है, हमारा एक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स तो है ही। तो ये तो हमारे स्टेटमेंट यहाँ तक तो क्या हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहे हैं। अब इसका हम लोग यूज किस लिए करते हैं, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग रेसिडेंशियल के लिए यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। साथ ही हम लोग यूज किसके लिए कर सकते हैं, तो कॉमर्शियल पर्पस के लिए भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे हैं पैसेज नंबर 2 हमारा, ये भी पैसेज हमारे कितने मार्क्स के हैं, 10 मार्क्स के हैं। पहला है हमारा रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड एक्सक्रिप्ट फ्रॉम अ केस स्टडी टाइटल्ड स्काउट्स एंड गाइड्स अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि हमारा पैसेज इसका टाइटल क्या है, हमारा स्काउट्स एंड गाइड्स अराउंड द वर्ल्ड। तो पहला हमारा मैनी यंग पीपल एज्ड बिटवीन 6 and 25 बिलोंग टू द स्काउट मूवमेंट, यानी कि ऐसे बहुत सारे यंग पीपल जिनका एज कितना है 6 to 25 ईयर्स के बीच में, वो कहाँ से आते हैं हमारे, तो किसको बिलोंग करते हैं हमारे, तो वो स्काउट मूवमेंट को क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज सेट अप टू हेल्प यंग पीपल अचीव देयर फुल पोटेंशियल एज दे ग्रो अप। अच्छा ये क्या है, हमारा जो स्काउट हमारा है, स्काउट मूवमेंट जो भी चल रहा है हमारा, क्या हमारा एक वर्ल्ड वाइड हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सेटअप किस लिए किया गया था, ताकि हम लोग यंग पीपल जो भी होंगे उनको हेल्प कर सके, उनके जो फुल पोटेंशियल है उनको क्या करने में, अचीव करने में। द ऑर्गेनाइजेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1907 बाय अ ब्रिटिश जनरल कॉल्ड रॉबर्ट बैडन पावेल, और ये स्काउट को किन्होंने इस्टेब्लिश किया था, तो इसको इस्टेब्लिश 1907 में किया गया था ब्रिटिश जनरल के थ्रू, जिनका नेम क्या था, तो रॉबर्ट बैडन पावेल था। वाइल इन द आर्मी ही रोट अ पब्लिकेशन अबाउट स्काउटिंग, यानी जब ये क्या थे, आर्मी के अंदर थे, जब ये आर्मी में रिक्रूट थे, तो इन्होंने क्या लिखा था, एक पब्लिकेशन लिखा था स्काउटिंग के बारे में, जिसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स सर्चिंग एंड कीपिंग वॉच, यानी कि सर्च करना और क्या करना, नजर रखना है ना स्काउट का मतलब। एंड हाउ टू सर्वाइव इन द वाइल्ड, और हम लोग क्या करेंगे, वाइल्ड यानी कि जंगलों में किस तरह से क्या करेंगे,
सरवाइव करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड्स टू स्काउटिंग। ही रियलाइज हाउ पॉपुलर दिस वॉज, उन्होंने क्या किया, रियलाइज किया कि क्या है, कितना ज़्यादा ये पॉपुलर है। और इसका जो रिजल्ट था वो क्या था, अनदर बुक हमें देखने को मिलता है, यानी कि इसके सक्सेस के बाद वो क्या करते हैं, एक दूसरी बुक लिख, इसका क्या नेम था हमारा, स्काउटिंग फॉर बॉयज, विच हैड लेस इम्फेसिस ऑन द मिलिट्री। अब जो स्काउटिंग फॉर बॉयज था, इसका मिलिट्री के ऊपर क्या था, इम्फेसिस थोड़ा सा कम था। अगर हम लोग किससे कॉम्पेरिजन में बात करते हैं, अगर हम लोग एड्स टू स्काउटिंग के कंपैरिजन में क्या करते हैं, बात करते हैं, तो हमारा जो स्काउट फूड क्या था, हमारा स्काउटिंग फूड हमारा बॉयज था, उसका इम्फेसिस मिलिट्री के ऊपर थोड़ा सा क्या था, कम था। आगे हम लोग देखते हैं, टू टेस्ट हिज आइडियाज ही हेल्ड अ वीक लॉन्ग कैंपेन फॉर 21 बॉयज फ्रॉम वेरियस स्कूल्स इन लंदन, पुणे एंड बॉर्नेमouth। यानी कि उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने इस आइडिया को अपने टेस्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक वीक लंबा क्या किया, उन्होंने कैंपेन किया 21 बॉयज के। इसमें अलग अलग स्कूल्स क्या थे, लंदन के अंदर आए थे, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पुणे एंड किसकी बात करते हैं हम लोग, बॉर्नेमाउथ की। दिस टुक प्लेस इन अगस्त 1907 ऑन ब्राउन, क्या हमारे, दिस टुक प्लेस इन अगस्त 1907 ऑन ब्राउनसील आइलैंड इन साउदर्न इंग्लैंड। और ये कहाँ पर हुआ था हमारा, तो हमारे अगस्त 1907 में हुआ था। ब्राउनसी आइलैंड कहाँ पर है, साउदर्न इंग्लैंड के अंदर। दिस बॉयज हैड द चांस टू एंजॉय आउटडोर्स, और बच्चों को यहाँ पे क्या मिला, जो यहाँ पे जितने भी पीपल्स ने पार्टिसिपेट किया, जितने लड़कों ने पार्टिसिपेट किया था, उनको ये मौका मिला कि वो आउटडोर क्या कर सके, इंजॉय कर सकें, विच बिकेम अनदर ऑफ द मूवमेंट ऑब्जेक्टिव, जो कि कहीं ना कहीं इस मूवमेंट का क्या था, एक दूसरा ऑब्जेक्टिव भी था। नेक्स्ट हमारा है, द स्काउट मूवमेंट क्विकली गॉट इस्टेब्लिश इन यूरोप। इसके बाद क्या होता है, हमारा स्काउट मूवमेंट यूरोप के अंदर क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है। इट देन स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, और यूरोप के बाद क्या हमें देखने को मिलता है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं क्या करता है, ये पूरी दुनिया में क्या करता है, स्प्रेड करता है। कहाँ से, तो स्टार्टिंग चीले में कब होता है, 99 में चीले में स्टार्ट होता है। टू बिगिन विथ द फोकस वॉज ऑन बॉयज एज 11 to 18, जिसका मेन फोकस क्या था, तो 11 to 18 ईयर्स के बॉयज पे इनका क्या था, मेन फोकस होता था। हाउएवर एज द मूवमेंट ग्रीव इट वाज क्लियर दैट यंगर बॉयज, ओल्डर बॉयज एंड गर्ल्स ऑल वांटेड टू बी इन्वॉल्व्ड। लेकिन जैसे से क्या होता है, हमारा मूवमेंट बढ़ते जाता है, हमें क्या देखने को मिलता है कि क्लियर हो चुका था कि ना सिर्फ यंगर बॉय, ओल्डर बॉयज एंड इवन गर्ल्स सभी क्या करना चाहते हैं, इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहते थे। बैडन पावल सिस्टर्स सेट अप द गर्ल गाइड्स इन 1910, जिस कारण से क्या होता है, गर्ल्स के भी इन्वॉल्वमेंट देखने के बाद क्या करते हैं, जो बैडन पावल की जो क्या होते हैं सिस्टर होते हैं, उन्होंने क्या करती हैं वो, तो गर्ल्स गाइडेड क्या करते हैं 1910 के अंदर वो स्टार्ट करती हैं। एंड 1914 क्या स्टार्ट करती हैं वो, रोज बर्ड्स क्या करती हैं, स्टार्ट करती हैं, जिनका बाद में रीनेम क्या कर देती हैं, ब्राउनीज फॉर यंगर गर्ल्स, उसको रीनेम करती हैं। द मूवमेंट्स इंटेंशन टू हेल्प यंग पीपल प्ले यूजफुल रोल्स इन सोसाइटी अप्लाइज इक्वली टू गर्ल्स एंड बॉयज। और इस मूवमेंट का मेन इंटेंशन, मेन मकसद क्या था, तो हेल्प करना किसको, यंग पीपल को, अपने रोल्स को क्या करना, प्ले करना, ताकि इस सोसाइटी में क्या हो सके, इक्वली बॉयज एंड गर्ल्स में मिली इक्वालिटी करना, क्या करते बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में कहीं ना कहीं इनका मेन मोटिव क्या था, इक्वालिटी के लिए वर्क करना। बाई 2010 देयर वेयर 32 मिलियन स्काउट्स, और 2010 तक कितने स्काउट देखने को मिल गए, तो 32 मिलियन स्काउट देखने को मिलते हैं। एंड बाई 2006 देयर वेयर 10 मिलियन गाइड्स अराउंड द वर्ल्ड, और 2006 तक हम लोग बात, तो कितने गाइड्स थे हमारे, तो 10 मिलियन गाइड्स थे हमारे 2006 तक पूरे वर्ल्ड में, फ्रॉम अ टोटल ऑफ 216 डिफरेंट कंट्री, जो कि क्या थे, पूरे 216 डिफरेंट अलग अलग कंट्रीज से क्या करते हैं ये लोग आते हैं। नेक्स्ट हमारा पैरा है, 2007 मार्क्ड 100 years of the Scout movement and events took place around the world to celebrate this सेंटेनरी। यानी कि 2007 में क्या होता है, स्काउट को 100 वर्ष क्या होते हैं, पूरे होते हैं, है ना, जिसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, इवेंट होते हैं, है ना, जो कि क्या करते हैं, हमारे अलग अलग प्लेस में हमें ओकेजन्स की तरह मूव होते हैं, है ना, टू मार्क दिस ओकेजन। और इस ओकेजन को मार्क करने के लिए हमें क्या देखने को मिलता है, तो कलरफुल बैजेस क्या करते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, किन के लिए, स्काउट्स के लिए,
टू सीव ऑन टू देयर यूनिफॉर्म्स और बैग। इसको कहाँ पर वो लगाएंगे, तो जिसको अपने यूनिफॉर्म्स या फिर बैग्स के अंदर क्या करेंगे, लगाएंगे। द डिज़ाइन इंक्लूडेड द ऑफिशियल स्काउट एम्ब्लेम, और डिज़ाइन के अंदर क्या था हमारा, तो हमारे स्काउट का जो ऑफिशियल क्या था, एम्ब्लेम था, इसको हम लोग चिन्ह बोलते हैं, वो भी क्या था उस बैज के अंदर दिया था। एज वेल एज द फ्रेज, और एक फ्रेज भी क्या लिखा था हमारा, वन वर्ड वन प्रॉमिस फ्रेज भी था हमारा। एंड इमेजेस ऑफ डब्स, और साथ ही क्या देखने को मिलता है, तो हमें डब्स एंड ग्लोब्स के हमें इमेजेस भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा है 2007 was also the 150th एनिवर्सरी ऑफ बैडन पावेल, यानी 2007 में क्या मिलता है हमारा, तो 2007 के अंदर हमारा एक तो हमारे स्काउट का 100 ईयर्स पूरा होता है, वहीं और जो बैडन पावेल का भी बर्थ क्या होता है, 150th एनिवर्सरी उनकी भी क्या होती है 2007 के अंदर में ही। टू ऑनर बोथ ओकेजन, और इसी दोनों ओकेजन को क्या करने के लिए, ऑनर करने के लिए क्या किया जाता है, एक फ्लेम को जलाया जाता है। फ्लेम वॉज लिट एट बैडन पावेल्स ग्रेव इन नेरी, यानी कि बैडन पावेल से ग्रेव यानी कि जहाँ पे उनको दफनाया गया था, कब्र के पास उनके क्या किया जाता है, एक न्यारी में वहाँ पे एक फ्लेम को क्या कहता है, जलाया जाता है। दिस इज द प्लेस इन केनिया, और ये प्लेस कहाँ पर हमारा, केनिया के अंदर था। वेयर ही स्पेंट द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, जहाँ पर उन्होंने क्या किया था, अपने ज़िंदगी के कुछ आखिरी समय क्या किए थे, वहाँ पर उन्होंने अपने बिताए थे, कुछ अपने जीवन के आखिरी सालों को उन्होंने वहाँ पर बिताया था। द फ्लेम वॉज देन कैरिड थ्रू सेवरल कंट्रीज अंटिल इट रीच्ड द यूके, और यहीं से फ्लेम जलाया जाता है, और फ्लेम को अलग अलग कंट्रीज में क्या किया जाता है, लेके जाया जाता है, जहाँ लास्टली कहाँ पहुँचता हमारा है, लास्टली हमारा ये यूके के अंदर पहुँचता है। अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, तो अगर हम लोग बात करते हैं कुछ कंट्रीज़ के जो हमें क्या दिए गए हैं, नेम दिए गए हैं, साथ ही उनके मेंबरशिप है ना, उनका पॉपुलेशन में कितने % लोगों ने क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है ना, साथ ही हम लोग स्काउट जो इंट्रोड्यूस्ड हुए थे और जो गाइडिंग क्या हुए थे, इंट्रोड्यूस्ड हुए थे। अगर हम इन सभी की क्या करते हैं, बात करते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, कुछ हमें डेटा देखने को मिल रहे हैं, जैसे इंडिया के अंदर कितने लोगों ने क्या किया, मेंबरशिप लिया है ना, पॉपुलेशन जो उनकी टोटल पॉपुलेशन थी उनमें कितना पार्टिसिपेशन है, स्काउट कितने इंट्रोड्यूस हुए हैं ना, तो इस तरह के हमें क्या मिलेंगे, डेटा हमें दिए गए हैं। अगर हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो पहला हमारा क्वेश्चन आता है, इन्फर वन रीजन फॉर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन पैराग्राफ 4। कलरफुल यानी कि हमें एक रीजन देने हैं, जो पैरा 4 हमारी स्टेटमेंट देख क्या बोला गया है, कलरफुल बैज वॉज सीन ऑन टू द यूनिफॉर्म बैग्स एंड द स्काउट्स, है ना, यानी कि जो कलरफुल क्या किए गए हमारे जो बैजेस को क्या किए गए, सीव किए गए यूनिफॉर्म के ऊपर और बैग के एंड बैग्स ऑफ द स्काउट के बैग्स के ऊपर। इसका हमें क्या देना है, रीजन देना, एक ही रीजन देना हमें, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, हमारे पैरा 4 में। तो हम लोग क्या रीजन दे सकते हैं, तो रीजन सिंपल हम लोग देंगे, क्या हो जाएंगे, क्योंकि इस समय पे क्या हुआ था कि 2007 के अंदर क्या हुआ था, मार्क हुआ था स्काउट मूवमेंट का 100 ईयर क्या हुआ था, पूरा हुआ था, जिस कारण से क्या किया गया था, कलरफुल बैचेस को क्या किया था, प्रोड्यूस किए गए थे, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट का ये आंसर हो जाएगा। सेकंड हम लोग बात करते हैं, फ्रॉम पैराग्राफ 1 वी कैन इन्फर दैट स्काउट मूवमेंट वाज सेट अप, यानी कि पैरा 1 में हमें क्या बोला गया है कि हमें इन्फर किया गया है क्या, स्काउट मूवमेंट को सेटअप किया गया है। तो मतलब पैरा 1 की बात कर, पैरा 1 में जो हमें चीज़ों को मेंशन किया गया क्या है, तो मैनी यंग पीपल एज्ड बिटवीन, तो इसको स्काउट को बेसिकली क्या किया गया, हमारा स्टार्ट क्यों किया गया था, तो सिंपल अगर हम लोग स्टार्टिंग मूवमेंट की बात करते हैं कि इसको स्टार्ट क्यों किया गया था, सिंपल हम लोगों ने क्या देखा, तो जितने भी क्या थे, एक वर्ल्ड वाइड इसको सेटअप इसीलिए किया गया था, क्या किया गया था, इसका जो सेटअप था, इसको सेटअप इस कारण से किया गया था ताकि क्या कर सके, विच वॉज सेटअप टू हेल्प यंग पीपल, जो यंग पीपल क्या कर सके, अचीव कर सके अपने फुल पोटेंशियल को, जब वो क्या करेंगे, ग्रो अप होंगे। तो इसका रीज़न क्या मिल जाएगा, हमारा यही हो जाएगा, है ना, कि वर्ल्ड वाइड क्या था, हमारा ऑर्गेनाइजेशन था जिसको सेटअप किया गया था किस चीज़ की, ताकि यंग पीपल को हेल्प किया जाए, ताकि वो क्या कर सके, अपने फुल पोटेंशियल को क्या कर सके, अचीव कर सके, जैसे क्या हो रहे हैं, वो ग्रो अप हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, क्या हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी करेक्टली विथ अ वर्ड फ्रेज फ्रॉम द पैराग्राफ,
यानी कि पैराग्राफ 4 में हम बात करें कितने 10 ईयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकेड बोलते हैं। वही हम लोग बात करेंगे 100 ईयर्स की, तो 100 ईयर्स को हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, आपको पता होगी। तो हम लोग 100 ईयर्स को क्या बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, 100 ईयर्स को सेंचुरी बोलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग क्या देख रहे हैं, तो हम इसको सेंचुरी बोलते हैं, लेकिन पैरा 4 में अगर हम लोग बात करेंगे तो पैरा 4 के अंदर हमें क्या दिया गया है, टू सेलिब्रेट दिस क्या है 2007 मार्क्ड 100 ईयर्स। 2007 में क्या होता है, स्काउट मूवमेंट का 100 ईयर्स पूरा होता है, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसको सेलिब्रेट करने के लिए क्या पूरे वर्ल्ड में क्या किया जाता है, हमारा एक सेलिब्रेट दिस सेंटेनरी, क्या है, सेलिब्रेट दिस सेंटेनरी। तो आप क्या करेंगे, तो आप सेंचुरी के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे अपने आंसर्स में, तो सेंचुरी के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो सेंटेनरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, सेंचुरी के प्लेस पे हम लोग अपने आंसर्स में क्या लिखेंगे, सेंटेनरी। क्या हो जाएंगे हमारे आंसर, आंसर हो जाएंगे हमारे सेंटेनरी। क्या हो जाएंगे हमारे सेंटेनरी, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ पे मेंशन है, तो ये पॉइंट हमारे पैराग्राफ के अंदर क्या है, मेंशन किया गया है पैरा 4 में। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, आफ्टर रीडिंग द पैसेज ब्रिंग अ कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट बिटवीन एड्स टू स्काउटिंग एंड स्काउटिंग फॉर बॉयज। यानी कि हमें पैरा जो हमें पैसेज को जो हमने पढ़ा उसमें हमने 2 बुक्स पढ़ी थी। एक बुक्स कौन थी हमारी, एड्स टू स्काउटिंग, और दूसरी बुक थी हमारी स्काउटिंग फॉर बॉयज। तो इन दोनों में हमें डिफरेंस क्या करने हैं, बताने हैं कि इन दोनों में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस हमें देखने को मिला है। तो अगर स्काउटिंग की बात करें जिसमें हम लोगों ने मेंशन किया था, तो हम लोग अगर इसको देखते हैं डिफरेंशिएट करने की, तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे, तो डिफरेंस हमारे यहाँ पर क्या किए गए, मेंशन है। डिफरेंस क्या हमारे, तो दोनों बुक्स के बारे में क्या किया गया, हमें बताया गया है। तो पहला हम लोग अगर देखते हैं कि 90 जनरल कॉल्ड बॉल इन आर्मी ही रोट अ पब्लिकेशन, इन्होंने क्या लिखा था, एक पब्लिकेशन लिखा था, एड्स टू स्काउटिंग, है ना। ये कैसा था आपका, हम लोग सर्वाइव वाइल्ड में कैसे क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे, है ना। इन्होंने इसके ऊपर क्या लिखा था, एक बुक लिखा था। इन्होंने रियलाइज किया कि ये बहुत ज़्यादा क्या हो गया, पॉपुलर हो गया, जिसके बाद दूसरी बुक लिखी जिसके अंदर क्या था, स्काउटिंग फॉर बॉय, जिसमें क्या किया गया था, मिलिट्री का इम्फेसिस थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें कम देखने को मिलता है। यानी कि जो मेन डिफरेंस की हम लोग बात करेंगे, तो एड्स टू स्काउटिंग के अंदर हमें क्या वाइल्ड में कैसे सर्वाइव करना है, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं हमें क्या दिया गया है, मिलिट्री का इम्फेसिस हमें कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिलता है। वही हम लोग बात करेंगे स्काउटिंग फॉर बॉयज़ की, तो इसके अंदर जो हमारे मिलिट्री का इम्फेसिस हमें क्या देखने को मिलेगा, थोड़ा कम देखने को मिलता है। हम लोग किससे कंपेयर करते हैं, अगर हम लोग कंपेयर करते हैं अपने एड्स टू स्काउटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे हैं, व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फॉलोइंग फ्रेज, वन वर्ड वन प्रॉमिस। यानी कि जो हमारा राइटर है वन वर्ड वन प्रॉमिस से ना क्या मतलब करना चाहता है। तो वन वर्ड वन प्रॉमिस का मतलब ये कहना चाहते हैं कि क्या करते हैं, यूनिटी को सिग्निफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो यूनिटी को क्या कर रहे हैं, सिग्निफाइज कर रहे हैं। किसी को सिग्निफाइज कर रहे हैं, वो यूनिटी को क्या कर रहे हैं, वो सिग्निफाइज कर रहे हैं। जिस तरह से क्या होगा, उनका जो मूवमेंट चला था, इस मूवमेंट में क्या हुआ, ऑलमोस्ट 216 कंट्रीज के लोगों ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। अलग अलग जगह पर लोगों ने क्या किया, अलग अलग कंट्रीज में स्काउट मूवमेंट को लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसके थ्रू क्या करना चाहते हैं, वो वन वर्ल्ड वन प्रॉमिस, जिसके थ्रू क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं यूनिटी को क्या करना चाहते हैं, सिग्निफाइज करना चाहते हैं, है ना। ताकि सिंपली क्या कर सके, लोग क्या कर सके, स्काउट के लॉ को, है ना, ये साथ ही क्या करना चाहते हैं, ये तो कंट्री को हेल्प करना चाहते हैं, ताकि पीपल्स को क्या किया जा सके, हेल्प किया जा सके, लोगों की हेल्प की जा सके। साथ ही स्काउट के लॉ को भी क्या किया जाए, स्काउट लॉ को भी ओबे किया जाए, जिसके थ्रू इन्होंने क्या किया, तो जिसके थ्रू इन्होंने वर्ल्ड वन प्रॉमिस को क्या किया, इन्होंने इस तरह के क्या किया, फ्रेज इन्होंने यूज किया। नेक्स्ट हमारा है, अकॉर्डिंग टू द चार्ट विच कंट्री टुक मैक्सिमम टाइम इंट्रोड्यूस्ड गाइडिंग आफ्टर स्काउटिंग, चूज योर आंसर फ्रॉम ऑप्शंस गिवन बिलो। यानी कि हमें अपने ऑप्शंस के थ्रू क्या करते हैं, डेटाबेस हमारे क्वेश्चन दिएगा, जो डेटा हमारा किसके अंदर दिया था यहाँ पर, कि कौन से कंट्री में क्या किया गया, हमें ज़्यादा क्या किया, स्काउटिंग इंट्रोड्यूस हुआ और गाइडिंग इंट्रोड्यूसन सबसे लंबा ड्यूरेशन हमें कहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर हम लोग इंट्रोड्यूसन की बात करें, किसी चीज़ का जो गाइडिंग हमें लेके बताई गई है किसके अंदर,
तो इसमें हम लोग किसको देखा हम लोगों ने कि गाइडिंग आफ्टर स्काउटिंग मैक्सिमम टाइम किन को क्या किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अगर हम क्या करते हैं मैक्सिमम टाइम इंट्रोड्यूस करने की क्या करते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं तो मैक्सिमम टाइम हमें किन्होंने इंट्रोड्यूस किया गया है, तो स्काउटिंग को तो थाईलैंड में अगर आप देखोगे अच्छे से ध्यान से, तो थाईलैंड में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि स्काउटिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है 1911 टाइम्स में, और गाइडिंग को कभी इंट्रोड्यूस किया 1957 टाइम्स में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अगर हम मैक्सिमम की बात करेंगे तो मैक्सिमम के लिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो मैक्सिमम के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे आंसर्स हो जाएंगे थाईलैंड। थाईलैंड क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी हमारा थाईलैंड है वो क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है लिस्ट 2 रीजन व्हाई अ फ्लेम वाज लिट एट बैडन पावेल्स ग्रेव इन 2007। इसमें क्या करने हैं हमें, तो इसके अंदर हमें क्या करने हैं, हमें 2 रीजन बताने हैं कि आखिर क्यों क्या किया गया था, बैडन पावेल्स के ग्रेव के पास क्या किया गया था, लाइट को फ्लेम को क्या किया गया था, लिटअप किया गया था। तो अगर हमने देखा कि जो फ्लेम को लिटअप किया गया था किस कारण से किया गया था, तो इसमें हमने क्या देखा था कि 2007 में क्या था, 2 चीज़ें हुई थी यहाँ पर। 2007 में हमने 2 चीज़ें देखी थी। पहली चीज़ें क्या थी हमारी कि 2007 में क्या था, 100 ईयर्स का मार्क स्काउट मूवमेंट का हुआ था, है ना। एक तो पहली चीज़ ये जिसमें क्या किया गया था, हम लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया था हम लोगों ने, तो पहला पॉइंट हमारा था। दूसरी पॉइंट की बात करेंगे हम लोग तो 2007 में ही क्या हुआ था, तो हमारे जो बैडन पावेल्स हैं उनकी क्या थी 150 क्या थी बर्थ एनिवर्सरी थी। तो इन्हीं चीज़ों को क्या करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए क्या किया गया था वहाँ पर, तो बैडन पावेल्स के ग्रेव के पास क्या फ्लेम को लिटअप किया गया था। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे बात करते हैं हम लोग इस पैसेज के। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्काउट मूवमेंट फ्रॉम 1907 टू 2006 शोड डैश रिजल्ट। यानी कि हमें बात किया गया कि 1907 से लेके 2006 के बीच में क्या देखने को मिल रहा है हमें, तो जो हमें देखने के स्काउट मूवमेंट में हमें क्या रिजल्ट देखने को मिला है, क्या वो हमें यूनिफॉर्म देखने को मिला है कि एक जैसा देखने को मिला है, कोई इसमें चेंजेस वगैरह नहीं देखने को मिले हैं, है ना। क्या वो इनकंसिस्टेंट रहा है, क्या वो इनकरेजिंग रहा है, क्या वो डिसअपॉइंटिंग रहा है। तो हम लोग कहीं ना कहीं बात करते हैं कि जो 1907 से 2006 में लोगों का मूवमेंट क्या था, लोगों का पार्टिसिपेशन क्या किया है, बढ़ा है, जो कहीं ना कहीं इस बात को इंडिकेट करता है कि उसमें क्या हो रहा है, हमें इनकरेज हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि वो मूवमेंट कहीं ना कहीं क्या कर रहा है हमारा ग्रो कर रहा है। तो इसमें हमने क्या किया, तो इसके अंदर हमने क्या किया, तो सेक्शन ए हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो ऑलमोस्ट हमारे 20 मार्क्स से क्या थे हमारे, तो 20 मार्क्स के हमारे क्या थे हमारे सेक्शन ए, उसको हम लोगों ने क्या किया है, कंप्लीट किया। नेक्स्ट हमारे हैं सेक्शन बी, हमारे किस में है, तो ग्रामर में। सेक्शन में हमारे 2 पॉइंट मिलेंगे हमारे, एक हमें ग्रामर और दूसरा हमें क्या मिलेगा, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स में देखने को मिलेगा। जिसमें से पहला हमारा क्या है, ग्रामर है, ये भी हमारे कितने मार्क्स का है, तो ये भी हमारे 10 मार्क्स क्या करेंगे, कैरी करेंगे। तो पहला हमारा है कंप्लीट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग 12 टास्क एज डायरेक्टेड। यानी कि क्या बोला है, क्वेश्चन हमारे 10 मार्क्स के ही है ना, हर क्वेश्चन हमें 1-1 नंबर मिलेगा, लेकिन इसके अंदर हमें क्वेश्चन कितने दिए गए हैं, तो इसके अंदर क्वेश्चन हमें 12 दिए गए हैं, लेकिन हमें क्या करना है, कोई 10 ही क्वेश्चन को क्या करना है, हमें बनाना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है fill in the blank by using the correct form of the word in the bracket for the given portion of a letter. Sir, enclosed is the report that, यहाँ पे हमें समराइज दिया गया है, the study conducted on the impact of climate change on crop yield in the region. यानी कि enclosed is the report that, अब हम लोग रिपोर्ट की बात कर रहे थे, इसमें कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं हमारे क्या देखने को मिल रहे हैं, तो ये हमें एक सिंगुलर पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, हमें एक सिंगुलर पॉइंट बता रहे हैं ना, हमें कहीं ना कहीं सिंगुलर को क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, जिसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर समराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा समराइज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ रेसिपी रिव्यू आर्टिकल, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन इन द सेंटेंस।
यानी कि हमें यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया जिसके अंदर क्या कुछ एरर है और करेक्शन, तो क्या एरर है उसको हमें यहाँ पर लिखना है और क्या उसमें करेक्शन होगा हमें उसको भी क्या करना है, लिखना है। तो हमारा सेंटेंस है द केक रेसिपी वॉज टू स्वीट फॉर माई लाइकिंग बट द टेक्सचर वॉज परफेक्ट। यानी कि हम लोग इसमें एरर की बात करते हैं, द केक रेसिपी वॉज टू स्वीट, यहाँ पे हमें क्या हो जाएंगे, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे एरर हमारा क्या है, ये 2 हो जाएगा और करेक्शन क्या होंगे हमारे, ये 2 हो जाएंगे, इसका मतलब भी होता है हमारा। नेक्स्ट हमारे हैं मैरी एंड पीटर हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट द वॉलंटियर वर्क, रिपोर्ट मैरीज क्वेश्चन। क्या बोला गया हमारा, व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स हैव यू, मैरी का क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स हैव यू एम्बेडेड फ्रॉम दिस वॉलंटियर वर्क। तो मैरी एंड पीटर के कन्वर्सेशन में मैरिज के क्या करने हैं, क्वेश्चंस को क्या करने हैं, हमें रिपोर्ट करने हैं। तो मैरिज से क्वेश्चन हमारे क्या बन जाएंगे, व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स हैव यू इम्बाइडेड फ्रॉम दिस वॉलंटियर वर्क, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स यू वांट फ्रॉम द वॉलंटियर वर्क हो जाएंगे हमारे। नेक्स्ट हमारा है रीड द डायलॉग बिटवीन एडम एंड एमा अबाउट अ करियर ऑप्शन, यानी कि एमा और क्या दिया गया हमारा, एडम के बीच में करियर ऑप्शन कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, जिसमें एडम क्या बोल रहा है हमारा, व्हाई डिड यू ऑप्ट फॉर अ करियर इन जर्नलिज्म, यानी कि बोल रहा है कि तुम करियर के अपना जर्नलिज्म के अंदर करियर को ऑप्ट क्यों देख रही हो या क्यों चाहती हो। एमा का क्या आंसर है, आई कुड नॉट रेसिस्ट माई लव फॉर स्टोरी टेलिंग एंड माई डिज़ायर टू एक्सपोज द ट्रूथ, यानी कि वो बोल रहे कि उसको क्या स्टोरी टेलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, साथ ही वो क्या करते हैं, ट्रूथ को वो एक्सपोज करना चाहते हैं, सच को सामने लाना चाहती है, उसकी क्या है, डिज़ायर है। तो हम लोग कहीं ना कहीं क्या देखते हैं, अपने ऑप्शन को देखते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन टू कंप्लीट द रिपोर्टिंग ऑफ द एबव, क्या है हमारे एबव डायलॉग। तो एडम आस्क्ड एमा why had she opted for a career, या लास्ट हमारा है why she had opted for a career, है ना, इन क्या हो जाएगा हमारा, जर्नलिज्म हो जाएगा। तो इसमें हम लोग कहीं ना कहीं बात करते हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट एन इशूज circular by an organization to its manager. Please refer to the attached conference scheduled and dash should be circulated among all attendants for their reference. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, करेक्ट अपने ऑप्शंस की बात करते हैं। तो इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, अलग अलग हमें ऑप्शंस दिए गए। तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा कौन सा हो जाएगा हमारा, ईट दीजिया देव। तो इसके अंदर जो ऑप्शन ईट है वो क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है द कैंपेन्स फोकस इज ऑन रिड्यूस, क्या हमारा द कैंपेन्स फोकस इज ऑन रिड्यूस शुगर इनटेक अमंग चिल्ड्रेन बाय प्रमोटिंग हेल्दियर स्नैक्स। तो इसके तरह हम लोग क्या करते हैं, अगर सही ऑप्शंस की हम लोग बात करेंगे, एरर की बात करेंगे, तो एरर क्या हो जाएगा हमारा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि रिड्यूस क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर एरर हो जाएगा। और अगर हम लोग करेक्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे हमारे, रिड्यूसिंग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे हमारे, या तो रिड्यूसिंग लिख सकते हैं या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, टू रिड्यूस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, टू रिड्यूस कर सकते हैं। यानी कि क्या होता है हमारा, वर्ब के साथ हमारा क्या होता है, वर्ब के साथ क्या होता है हमारा, टू के साथ क्या होता है हमारा, तो टू के साथ हमारा वर्ब का हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का हम लोग क्या करते हैं, टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फ्रॉम अ साइंटिफिक व्यू, यानी कि साइंटिफिक व्यू के थ्रू में क्या करना है, देखना है कि क्या सही है क्या गलत है हमारा है। तो दिया गया हमारा द स्टडी एग्जामिन्स द एसोसिएशन अमंग एक्सपोजर टू सनलाइट एंड विटामिन डी लेवल्स इन द बॉडी, यानी कि कहीं ना कहीं हमें दो लोग बता रहा है हमें, एक तो हमें क्या दे रहा है, एक्सपोजर किसके पीछे बता रहा है हमें, सनलाइट के पीछे बताया जा रहा है, और हमें विटामिन डी के बारे में हमें क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो अगर हम लोग बात करें दो लोगों के, दो चीज़ों के बीच की हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अमंग का यूज़ हमें नहीं करना है। क्या होगा हमारा ऑप्शन सी, अमंग का जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा, हमारा एरर हो जाएगा। और हम लोग करेक्ट की बात करेंगे तो क्या होगा हमारा, तो करेक्ट हमारा हो जाएगा बिटवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं द
opportunity to volunteer at the local food bank made me blank the challenges faced by underprivileged communities। क्या है हमारा रियलाइजिंग हो जाएंगे हमारे रियलाइज्ड, टू रियलाइज या फिर हमारे रियलाइज। तो क्या हो जाएगा मेड मी क्या होंगे हमारे रियलाइज, क्या हो जाएंगे हमारे मेड मी क्या होंगे हमारे रियलाइज, मेड मी क्या हो जाएंगे हमारे रियलाइज। तो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था 8 था। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारे हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9। रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ वेंडर एंड हिज कस्टमर बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। क्या है हमारा वेंडर बोलता है वी मिस्ड योर यूजुअल विजिट सर, कस्टमर बोल रहा है आई नो आई हैड टू ट्रेवल फॉर वर्क। तो यहाँ पे बोला कि द वेंडर एक्सप्रेस्ड दैट द कस्टमर्स रेगुलर विजिट वेयर मिस्ड reaching out to the customer acknowledged and clarified that क्या हो जाएगा हमारा ड्यू टू वर्क ही मिस्ड, क्या हमारा कस्टमर कहते हैं ड्यू टू वर्क ही मिस्ड यूजुअल विजिट सर। क्या हो जाएगा हमारा तो ड्यू टू क्लैरिफाइड क्या करता है हमारा जो कस्टमर है वो एक्नॉलेज कर रहा है क्लैरिफाइड करता है कि क्या I know that you have to travel for the work। क्या हो जाएगा हमारा तो कस्टमर हमारा क्या करेगा हमारा एक्नॉलेज करेगा कि ड्यू टू क्या हो जाएगा हमारा क्लैरिफाइड दैट ड्यू टू माई ट्रैवल वर्क आई हैड मिस्ड इट। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द अपडेट ऑन द क्या हमारा स्कूल्स चेस टीम। आवर स्कूल्स चेस टीम डैश द इंटर कोर्स चेस चैंपियनशिप। क्या हो जाएगा हमारा हैज़ बीन वोन, विल विनिंग, वॉज विनिंग, या हमारा हैज़ बीन वोन। इस हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। कंप्लीट द लाइन फ्रॉम अ सॉन्ग बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या हमारा द विस्परिंग लीव्स टेल योर टेबल, the silent stones blank your journey, the sun cast light on your path leading you towards tomorrow's glory। क्या होंगे हमारे have echoes echo या shall echo। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारे कौन से हो जाएंगे हमारा echo हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा echo हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारे 12 है। आइडेंटिफाई द क्या हो जाएंगे हमारे आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर दिस सेंटेंस फ्रॉम एन इकोनॉमिक एनालिसिस। यानी कि इकोनॉमिक एनालिसिस के बेस पे क्या करना है हमें अपने स्टेटमेंट को करेक्ट करना है। नेक्स्ट हमारा द रिलेशनशिप ऑफ द कंट्रीज इन्फ्लेशन रेट एंड द जीडीपी ग्रोथ वाज एनालाइज्ड। तो इसमें हम लोग एरर की बात करेंगे तो एरर हमारे कौन से हो जाएंगे तो एरर पॉइंट जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा एरर हमारा ऑफ हो जाएगा। और हम लोग करेक्शन की बात करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग करेक्शन में अपने 4 क्या करेंगे हम लोग करेक्शन के अंदर 4 को लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है क्या हमारा क्रिएटिव राइटिंग है। क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है क्रिएटिव राइटिंग है, जिसमें हमें क्या करने हैं एक कपिल है और कविता है ना जो आप बॉयज गर्ल्स हो उसके नेम के रेफरेंस से आप क्या लिखोगे अपने नेम को मेंशन करोगे। आप क्या एक सेक्रेटरी हो, कौन हो आप एजेक्स वर्ल्ड स्कूल के आप सेक्रेटरी हो जो कि गुड़गांव के अंदर है। आप क्या कर रहे हो यू वांट टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आर्टिकल फॉर द क्रिकेट स्कूल टीम टू रोटेटरी स्पोर्ट्स। आप रोटेटरी स्पोर्ट्स पे क्या करना चाहते हो अपने जकनपुरी में उसके लिए आप क्या करना चाहते हो एक प्लेस ऑर्डर करना चाहते हैं स्पोर्ट्स आर्टिकल को जो कि न्यू दिल्ली में पड़ेगा। आपको क्या एक लेटर लिखना है 120 वर्ड्स के अंदर जिसमें आप क्या करोगे कुछ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दोगे अपने है ना अबाउट क्वालिटी क्वांटिटी दोगे, कितनी आपको प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी चाहिए, क्या आपको क्वालिटी चाहिए, साथ ही आप उसके बारे में स्पेसिफिक डिटेल्स दोगे, स्कूल क्या डिस्काउंट कर रहा है ना, डिलीवरी डेट क्या होगी, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा ना। तो इस तरह की चीज़ें आपकी राइटिंग आपकी सेक्शन है ना आपकी राइटिंग इसको आप इजीली क्या कर पाओगे सॉल्व कर पाओगे ना। बस आपको इसके अंदर क्या करना है अपने फॉर्मेट का ध्यान रखना है, बाकी आप कंटेंट क्या करोगे आप अपने खुद के क्या करोगे कंटेंट को लिखोगे। वहीं नेक्स्ट इसमें ऑप्शन आपको मिलेंगे। अच्छा इसमें आप ध्यान क्या रखोगे तो इसमें आपके जो 4 में जो क्वेश्चन देंगे ए और बी आपको क्या करना है
आपको दोनों क्वेश्चन नहीं बनाने। यहाँ पे और का मतलब क्या होता है, तो आपको ए और बी में क्या करना है, ऑप्शन है, तो ए बी दो में से आपको जो क्वेश्चन अच्छे लगे आप उसको इजीली, जो आप जिसको सॉल्व कर सकते हो आप उसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। इसमें क्या बोला आपका, यू आर राहुल रीता a student of DRK World School, Preet Vihar, Premnagar. You have recently noticed that the street in front of the school is being used as a thoroughfare by vehicles because of the construction work on the मेन स्ट्रीम। यानी कि बोला गया कि आप क्या हो, आप राहुल या रिकिता, जस्ट सिंपली आप मेल फीमेल होगे ना, अपने जेंडर अकॉर्डिंग नेम को क्या करोगे, मेंशन करोगे। आप क्या DRK वर्ल्ड स्कूल के क्या एक स्टूडेंट हो जो कि कहाँ पे आपका प्रीत विहार प्रेमनगर के अंदर है। आपने रिसेंटली क्या नोटिस किया है कि जो स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ द स्कूल है उसको लोग क्या कर रहा है, थ्रू फेयर की तरह व्हीकल्स के थ्रू यूज़ किया जा रहा है। इसमें कंस्ट्रक्शन का क्या हो रहा है, आपका काम वगैरह चल रहा है। इससे क्या जो नंबर ऑफ नियर फैटल एक्सीडेंट्स, वहाँ पर एक्सीडेंट्स वगैरह क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जिस कारण से हो रहे हैं, है ना, जिसमें क्या आपके कुछ स्कूल के बच्चे भी क्या एक्सीडेंट्स में वहाँ पर सफ़र हुए हैं। तो आपको क्या करना है, वल्नरेबल बनना है टू रोड इंजरीज को। आप क्या कर सको, वल्नरेबल कर सको, एक्सपोजर कर सको टॉक्सिक एयर जिसमें सांस में ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी, नॉइज पॉल्यूशन आपका होगा जब आप कहाँ जाओगे, स्कूल के अंदर जाओगे। तो सिंपली यहाँ भी आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है अपने लोकल डेली को, है एडिटर अपने एडिटर को क्या करना है, एक लेटर लिखना है ऑफ अ लोकल डेली इन अबाउट 120 वर्ड्स। अगर आपको लेटर लिखने, इसमें आप क्या करोगे, जो को भी कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पे हुई हैं उसको आप हाईलाइट करोगे। साथ ही आपको सजेशन भी दे सकते, जिसमें आप सॉल्यूशन दोगे कि रोड सेफ्टी को सिग्नेचर्स कैसे किया जाए, स्पीड ब्रेकर्स लगाने चाहिए रोड पे, ट्रैफिक टाइमिंग्स होनी चाहिए। सिंपली इसमें अंदर क्या बताया गया, तो आपको लेटर लिखने कुछ पॉइंट्स भी क्या किए गए यहाँ पर बता दिए गए। साथ ही आप क्या करोगे, आप जो प्रॉब्लम्स चल रही उनको तो हाईलाइट करोगे ही करोगे कि जो एक्सीडेंट यहाँ पर किस कारण से एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्या लोगों को प्रॉब्लम वहाँ पर हो रही है एक्सीडेंट्स के थ्रू, उसको आपको मेंशन करना ही करना है। साथ ही आप क्या करोगे, तो आप सॉल्यूशंस भी सजेस्ट कर सकते हो कि अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सीडेंट्स बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, उसके क्या सॉल्यूशंस हैं। जैसे रोड सेफ्टी के लोग आप बात कर सकते हो कि रोड सेफ्टी कैसे की जाए, है ना, सिग्नाइज कर सकते हो। जैसे आप सिंपली क्या कर सकते हो, लोगों को आप ये कन्वे कर सकते हो, ये कैंपेन कर सकते हो कि लोग क्या करें, अपने सीट बेल्ट को बांधें, गाड़ी एक लिमिट, स्पीड की एक लिमिट होनी चाहिए। साथ ही जगह जगह पर क्या होना चाहिए, स्पीड ब्रेकर होनी चाहिए, ट्रैफिक का क्या होना चाहिए, टाइमिंग प्रॉपर आपका होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से चीज़ें क्या कर सकते हो, आप लेटर में लिख सकते हो, पॉइंट्स को क्या करने के लिए, मेंशन करने के लिए। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर क्या आपका 5 है। इसमें क्या बोला गया आपको, इसमें आपको एक पैराग्राफ राइटिंग करना है 120 वर्ड्स के अंदर। इसमें आपको बताया गया है कि आपको एक न्यूज़पेपर में फॉलोइंग क्या किया, आपको एक्सट्रैक्ट आपको निकाल के दिया गया है, जो कि क्या है, प्रॉब्लम ऑन कार पार्किंग। कार पार्किंग जो हम लोग कर रहे हैं, जो कार पार्किंग जो प्रॉब्लम होती है और उसका क्या इम्पैक्ट होता है, इसके ऊपर आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ देखना। इसमें क्या बोला गया है, अ सर्वे कंडक्टेड ऑन द रेसिडेंट्स शोड दैट कार पार्किंग इन कॉलोनीज हैज रीजन ड्यू टू एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्स पर फैमिली। यानी कि क्या बोला, कार पार्किंग का प्रॉब्लम बढ़ रहा है क्योंकि जैसे लोगों में क्या हो रही है, जैसे नंबर ऑफ फैमिलीज बढ़ रही है, हर फैमिली से कहीं ना कहीं गाड़ी आ रही है, उससे क्या हो रहा है, पार्किंग में बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। दिस हैज़ रिजल्टेड इन अगली इंसिडेंट्स ऑफ रोड रेज। इससे क्या रोड रेज की प्रॉब्लम क्या हो रही है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। और मोस्ट ऑफ द फैमिलीज ने रिवील किया कि क्या करें, मल्टीपल इश्यूज फेस करते हैं इस सिचुएशन के अंदर। देयर इज़ नो प्लेस फॉर विजिटर्स टू पार्क एंड रेसिडेंट देमसेल्व्स पार्क देयर हैबिटेडली। इन एडिशन there is an increase in commercial vehicles parked outside colonies get thus blocking exit। यानी कि नंबर ऑफ व्हीकल्स तो बढ़ रहे, लोगों को खुद की पार्किंग नहीं मिल रही, वहीं क्या प्रॉब्लम हो जा रहा है आपका, तो कॉमर्शियल व्हीकल्स का भी नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जिसके थ्रू क्या हो रहा है आपको, तो जिसके थ्रू आप कहीं ना कहीं क्या देखोगे, तो आपके पार्किंग को लेकर प्रॉब्लम, कॉलोनी गेट ब्लॉक हो रहा है आपका, जिससे है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें आपको 120 वर्ड्स के अंदर इस पैराग्राफ को क्या करना है, एनालाइज करना है इस न्यूज़ क्लिपिंग को। तो कि आप इसमें सिंपली क्या करोगे, पैराग्राफ लिखोगे, जो न्यूज़ में का आर्टिकल देखेगा, कार पार्किंग को लेके क्या प्रॉब्लम वगैरह है, क्या उसका इम्पैक्ट हो रहा है, तो उन चीज़ों को आपको सिंपली क्या करना है, 120 वर्ड्स के अंदर क्या करना है, एक पैराग्राफ को मेंशन कर देना है कि कार पार्किंग को लेके क्या क्या प्रॉब्लम है, कार पार्किंग जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं, नंबर ऑफ
क्या हो रहा है, नंबर ऑफ हमारे क्या हो रहे हैं, पीपल्स बढ़ रहे हैं, जिसके थ्रू व्हीकल्स का नंबर भी क्या कर रहा है हमारा बढ़ रहा है। साथ ही सॉल्यूशन की बात हो तो हम लोग सिंपली क्या मोटिव कर सकते हैं, तो सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो उसमें हम लोग ये चीज़ों को बता सकते हैं कि हमें साइकिलिंग को ज़्यादा क्या करना यूज़ करना चाहिए, इससे पॉल्यूशन तो कम होगा ही होगा, साथ ही हम लोग क्या रहेंगे, फिट भी रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे। साथ ही जो हमारा फॉसिल फ्यूल्स है, पेट्रोलियम है, ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमारी क्या रहेंगी, सेफ रहेंगी, हम लोग इसको लॉन्ग टाइम में क्या कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा इसी में हमारा एक और पॉइंट क्या है हमारा, इसके अंदर भी आपको क्या करने हैं, तो आपके 2 क्वेश्चंस के आपको क्या दिए गए हैं, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यानी कि इधर आप ए बनाओगे या फिर आप बी बनाओगे। तो इसमें आपको क्या बोला गया, द फॉलोइंग डेटा शोस ग्लोबल लिटरेसी रेट ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स एंड जेंडर इन अ पर्टिकुलर ईयर, यानी कि आपका क्या करें, तो ये आपका लिटरेसी रेट है अलग अलग ग्रुप्स का, है ना, ग्लोबली लिटरेसी रेट है, क्या है, ग्लोबली पूरी दुनिया का है, ग्लोबली क्या है, लिटरेसी रेट है, जिसमें कुछ क्या किया है, आपको एक पैराग्राफ में भी आपको एक पैराग्राफ लिखना है, एनालिटिकल लिखना है ना, डिस्क्राइबिंग एंड एनालाइज द गिवन डेटा, ऐसा नहीं कि आप इस डेटा को क्या करो, एनालाइज करो, और जो लिटरेसी रेट आपको दी गई है मेन और वुमेन की, इसको आपको एनालिटिकली क्या करना है, लिखना है। यानी कि अगर आप बात कर दो नॉर्मली, अगर आप इस डेटा को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इस डेटा के अंदर आपको चीज़ें देखने को ये मिलेंगी कि जो लिटरेसी रेट कहीं ना कहीं आपको जो दिया गया है वो मेन और वुमेन का, तो वुमेन की जो लिटरेसी रेट है वो आपको हमेशा कहीं ना कहीं क्या दिख रही है, थोड़ी कम दिख रही है ना। तो जो वुमेन की जो लिटरेसी रेट है, जैसे आप देखोगे 12 to 15 ईयर्स में मेन का लिटरेसी रेट कितना है आपका, 88% है, वुमेन की 80% है। 50 to 24 के अंदर भी हम लोग क्या देख रहे हैं, मेन का 90 है, वुमेन का 88, यहाँ भी कम है 2% है ना। साथ ही आप बात कर दो 25 to 64 की, तो यहाँ पर आपको मेन का 88 है और फीमेल की कितनी है, वुमेन की 79 ही है। एंड लास्टली आप बात करो 65 या इस एबव एज की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो मेन का जो लिटरेसी रेट है वो हमारा 80 है और जो वुमेन की लिटरेसी रेट है वो 75% में है। यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग क्या देखें, जो वुमेन का जो लिटरेसी रेट है मेन के कंपैरिजन हमेशा हमको क्या देखने को मिल रहा है, कम देखने को मिल रहा है। तो इन चीज़ों को लेके हमें क्या करना है, एनालाइज करना है, एक पैराग्राफ हमें लिखना है, उसमें हम लोग क्या कुछ पॉइंट्स को मेंशन ये भी कर सकते हैं, कुछ रीजंस क्या ऐसे रीजंस होंगे जिसके कारण हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हर एज ग्रुप के अंदर हमें तो वुमेन का लिटरेसी रेट कम देखने को मिल रहा है, हमें वो रीज़न मेंशन कर सकते हैं। साथ ही आप क्या करोगे, कुछ सॉल्यूशंस भी बता सकते हो कि आखिर हमारे पास क्या ऐसे सॉल्यूशन हो सकते हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वुमेन के लिटरेसी रेट को कंपैरेटिवली इंक्रीज करेंगे मेन के कंपैरिजन में। यानी कि कहीं ना कहीं रेशियो बराबर हमें दिखाना चाहिए या फिर वो रेशियो मेन से क्रॉस भी होना चाहिए। यानी कि वुमेन की जो लिटरेसी रेट कम है इसको हम लोग और बेटर कैसे कर सकते हैं, इसके पीछे में कुछ सॉल्यूशन हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है, सेक्शन नंबर हमारा सी है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, लिटरेचर को देखेंगे। और ये जो लिटरेचर हमारे कितने मार्क्स कैरी कर रहे हैं, हमारे 40 मार्क्स हमारे कैरी कर रहे हैं। यानी कि जो हमारा टोटल नंबर ऑफ हमारा मार्क्स का 80 मार्क्स का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसमें से 50% मार्क्स हमें किससे मिल जाएंगे, हमारे लिटरेचर के अंदर ही मिलेंगे 40 मार्क्स हमारे, है ना। तो पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इसके अंदर हमारा है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉर एनी वन ऑफ द गिवन टू। यानी कि इसके अंदर भी हमें कहीं ना कहीं क्या दिया गया, हमें 2 क्वेश्चन दिए गए 6 के अंदर, 6A और 6B। तो इसको हमें क्या करना है, रीड करना है और हमें आंसर्स क्या करने, एक ही के देना ना, दोनों के आंसर नहीं देने हैं। तो जो भी आपको लगे कि हाँ ये आपसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो गया, आप वही आंसर देंगे, है ना। तो पहला हमारा क्वेश्चन इसके अंदर है, एक्सट्रैक्ट हमारा 10th में, dawn bright and clear for the past few days I had been pleasantly visited by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect and before the inauguration। यानी कि 10th में की बात की जा रही है। जब हम स्टार्ट हमें कहाँ से लिया गया है, तो जो हमारी चैप्टर थी नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वहाँ से क्या किया गया है, ये लिया गया है। तो इसमें क्या किया गया, बहुत सारे क्या कर रहे हैं, जो इनॉग्रेशन हो रहा है यहाँ पर, तो अलग अलग देश से क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। और ये जो इनॉग्रेशन अब तक का क्या होगा, सबसे लार्जेस्ट क्या होगा, गैदरिंग होगा किनका, इंटरनेशनल लीडर्स का, कहाँ पर, अफ्रीका कंट्री के अंदर में।
द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया। और ये जो हमारा सेरेमनी कहाँ पर होगा, तो सेरेमनी हमारे होंगे सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में। इसको किसने फॉर्म किया था, तो यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया में हमारा है, इसको फॉर्म किया गया था। 4 decades this had been the seat of white supremacy and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first non-racial government। यानी कि बात की गई यहाँ पे कि जब साउथ अफ्रीका के अंदर क्या हुआ था, जब साउथ अफ्रीका के जब अपार्थाइड सिस्टम को ख़त्म किया गया था, है ना, जैसे आपने अपने सिविक्स के चैप्टर में भी पढ़ा होगा, है ना, डेमोक्रेसी के चैप्टर में, कि वहाँ पर क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका के अंदर जो अपार्थाइड सिस्टम चल रही थी उसको नेल्सन मंडेला ने क्या किया था, ख़त्म किया था। और उसके बाद क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका के अंदर हमारा फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना था, वो भी कैसा, नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जिसको क्या किया गया, रेनबो के नाम से क्या किया, मेंशन किया। रेनबो का मतलब क्या होता है कि इससे पहले साउथ अफ्रीका हम लोग क्या देखते हैं, वाइट सुपरमेसी था, यानी कि वाइट लोगों का दबदबा था, उनकी सरकार थी, है ना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा होते थे। लेकिन जैसे ही साउथ अफ्रीका बना, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना, वहाँ पर क्या किया गया, तो अलग अलग रेनबो का गैदरिंग। रेनबो गैदरिंग का मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो अलग अलग कलर्स के नेशंस के लोग थे वहाँ पर क्या हुए थे, आए थे, ताकि क्या हो सके, साउथ अफ्रीका के अंदर जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट है उसका क्या किया जाए, इंस्टॉल, या उसका इंस्टॉलेशन वहाँ पर किया जा सके। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि इस स्टेटमेंट से हमें क्या इन्फर, हमें क्या मिल रहा है, हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो सिंपल हम क्या देखेंगे, तो इससे हमें इन्फॉर्मेशन यही मिल रही है कि साउथ अफ्रीका के अंदर क्या किया गया, हमारा लोग यहाँ पे जमा हुए इंस्टॉलेशन के लिए नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जो कि फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट साउथ अफ्रीका के अंदर, तो उसके इनॉग्रेशन सेरेमनी में लोग क्या हुए, वहाँ पर पहुँचे हैं। नेक्स्ट हमारा है, एक्सप्लेन इन अबाउट 40 वर्ड्स द इफेक्टिव शिफ्ट फ्रॉम वाइट सुपरमेसी टू रेनबो गैदरिंग, यानी कि जो इफेक्टिव शिफ्ट हुआ है हमारा किसके अंदर, वाइट सुपरमेसी से रेनबो गैदरिंग में। तो इसमें सिंपल ये बोला गया कि रेनबो गैदरिंग से वाइट सुपरमेसी से रेनबो गैदरिंग का मतलब ये है कि जैसे साउथ अफ्रीका के अंदर क्या थी हमारी, तो बहुत रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी, अपार्थाइड गवर्नमेंट थी वहाँ पर, है ना, जो रंग भेद की सरकार थी, तो उसको क्या किया गया, ख़त्म किया गया। और साउथ अफ्रीका के अंदर क्या किया गया है, रेनबो गैदरिंग हुआ। रेनबो गैदरिंग का मतलब यहाँ पर ये किया जा रहा है कि साउथ अफ्रीका के अंदर जो फर्स्ट नॉन रेशियल क्या है गवर्नमेंट है, जो कि डेमोक्रेटिक भी है, उसको क्या किया गया है, उसको फॉर्म किया गया है, एंड उसी के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, सारी इनॉग्रेशन सेरेमनी को लाया गया है। नेक्स्ट हमारा है, विच फ्रेज वुड करेक्टली सब्स्टिट्यूट प्लेजेंटली क्या है हमारा, विजिग्ड इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। तो इसमें हम लोग एक्सट्रैक्ट की बात करें तो कौन सा वर्ड हमारा, तो प्लेजेंटली विजिग्ड से हमारा कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग अगर सब्स्टिट्यूट की बात करेंगे तो वर्ड हमारे क्या हो जाएंगे, तो अगर हम सब्स्टिट्यूट की बात करेंगे तो हम जाएंगे प्लेजेंटली, क्या हो जाएंगे हमारे, डिलाइटफुली हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे हमारे, वो हो जाएंगे वर्ड हमारे डिलाइटफुली हो जाएंगे हमारे, है ना। तो प्रेजेंटली बिसाइड हम लोग मेंशन करेंगे सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या, डिलाइटफुली सराउंडेड या फिर एग्रीबली सराउंडेड। क्या करेंगे हम लोग, इसमें मेंशन करेंगे डिलाइटफुली सराउंडेड। क्या मेंशन करेंगे इस वर्ड के अंदर हम लोग, डिलाइटफुली सराउंडेड। क्या हो जाएंगे हमारे, तो वर्ड हमारा हो जाएगा डिलाइटफुली सराउंडेड। वर्ड हमारे कौन से बनेंगे, डिलाइटफुली क्या बनेंगे हमारे, सराउंडेड बन जाएंगे। क्या बनेंगे हमारे, डिलाइटफुली सराउंडेड। वर्ड हमारे हो जाएंगे डिलाइटफुली सराउंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्टेट ट्रू और फॉल्स विथ रेफरेंस टू द गिवन एक्सट्रैक्ट, यानी कि हमें इस एक्सट्रैक्ट से क्या करना है, ट्रू एंड फॉल्स हमें क्या करना है, मेंशन करना है। इन द पास्ट द एम्फी थिएटर हैड बीन अ सीट फॉर थिएट्रिकल परफॉर्मेंस। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर ये फॉल्स होगा। क्या होगा हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर, फॉल्स होगा। ये क्या था, वाइट सुपरमेसी का सीट होता था जहाँ पर लोग क्या करते थे, आते थे गवर्नमेंट के फॉर्मेशन वगैरह के लिए, है ना। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर इसके अंदर हमारा हो जाएगा फॉल्स होगा। क्या हो जाएगा हमारा
हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर फॉल्स हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अपने। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दूसरा हमारा क्या देगा, इसी के अंदर दिया गया, जिसे कहाँ से लिया गया हमारा, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक डायरी से क्या लिया गया, एक्सट्रैक्ट को लिया गया। क्या हमारा, anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove necessity of talking। यानी कि एनी फ्रैंक क्या थी, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी, है ना, वो बात क्या करती थी, बहुत ज़्यादा करती थी। जैसा आपने स्टोरी को पढ़ा होगा तो उसको बात करने के दौरान उसको जो मैथ्स के उसके जो टीचर हुआ करते, वो बार बार उसको क्या करते थे, पनिश करते थे, उसको बार बार क्या करते, ऐसे राइटिंग के लिए क्या करते हैं, उसको एक्स्ट्रा होमवर्क भी उसको देते थे। आई रोट 3 पेजेस मिस्टर कीसिंग, जो कौन थे, मिस्टर कीसिंग क्या थे, उनके मैथ के जो टीचर थे, है ना, वो बार बार क्या करते थे, उनको होमवर्क देते ताकि वो क्या कर सके बात, क्योंकि वहाँ पे क्या करती क्लासरूम के अंदर वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी। मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। अब मिस्टर कीसिंग क्या करते, उसको कुछ होमवर्क देते हैं और सेटिस्फाइड भी होते हैं। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रेट, वो बोलते हैं कि बात करना स्टूडेंट का क्या है, बात करना स्टूडेंट का क्या है, एक तरह से ट्रेट है, उसका क्या है, ट्रेट है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, वो बोलते हैं कि बात करना हमारा क्या है, ट्रेट है, लेकिन फिर भी मैं क्या करूँ, इसे कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर, लेकिन मैं इसको ठीक चाह कर भी कि नहीं कर पाऊंगी। क्यों, क्योंकि जो मुझे बात करने की आदत है ये मुझे मेरी किससे मिली है, माँ से मिली, कि वो भी क्या करती थी, बहुत ज़्यादा बातें किया करती थी। तो इसके बारे में वो क्या कर सकती हैं, कुछ कर नहीं सकती हैं। इसमें क्या बोला है हमारे स्टेटमेंट में देखा है, स्टेट क्वेश्चन जो हमारा पहला है, स्टेट एनी वन इंटरफेरेंस अबाउट एनी फ्रॉम द गिवन कॉन्टेक्स्ट, एनी कुड रैम्बल ऑन एंड लिव बिग स्पेसेस between the words, but the trick was to come with the convincing arguments to prove necessity of talking। यानी कि जो उनको 3 पेज वो लिखी है, एने ने क्या किया था, एनी फ्रैंक ने जो 3 पेज लिखा था, जो उसको होमवर्क ऐसे में दिया था, उसके मैथ्स के लिए मिस्टर केसी तो चाहती तो क्या करती थी, उसके बीच में बहुत सारे स्पेस को क्या कर सकती थी, वो दे सकती थी। लेकिन उसने क्या किया, ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो सिंपली क्या चाहती थी, तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या थे, क्लेवर थी, क्या चाहती थी, जो लॉजिकल हो, जो हम लोग आर्गूमेंट्स करते हैं उसको वो इम्पोर्टेंस क्या करते हो, बहुत उसका इम्पोर्टेंस उसको क्या था, पता था, जिस कारण से क्या करती है वहाँ पर स्पेस वगैरह नहीं देती है ना, नेसेसिटी और टॉकिंग को अपने प्रूफ करने के लिए, कि आर्गूमेंट्स करना, अपने चीज़ों के लिए बात करना ना, अपने बारे में अपने थॉट्स को रखना क्या हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, इम्पॉर्टेंट हो। इस कारण से क्या करती है वो 3 पेजेस भी क्या करती है, लिख पाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। इसके अंदर हमारा क्वेश्चन मिलेगा, तो हम लोग फर्स्ट अपने क्वेश्चन को क्या किया, इसमें फ्रेज में ख़त्म किया है। सेकंड थर्ड क्वेश्चन हमारे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट। यानी कि इस एक्सट्रैक्ट का जो मेन टोन हमें दिया गया है, वो मेन टोन हमें क्या देखने को मिला, क्या वो डेरोगेटरी होगा, क्या वो परसुएसिव होगा, क्या वो हमारा नॉस्टैल्जिक होगा, या फिर वो हमारा कॉजनरी होगा। तो अगर हम लोग इस एक्सट्रैक्ट की क्या करते हैं, टोन की बात करते हैं, तो इस एक्सट्रैक्ट का टोन हमें क्या देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम लोग टोन की बात करते हैं इस एक्सट्रैक्ट को, हमारा क्या मिल जाएगा हमें, तो वो हमें परसुएसिव क्या होगा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा है, विच फ्रेज वुड करेक्टली सब्स्टिट्यूट रैम्बल ऑन इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। यानी कि हम लोग रैम्बल क्या दिया गया हमें, तो रैम्बल ऑन की जगह पे कौन से ऐसे वर्ड्स होंगे जो हमें क्या करेंगे, बताएंगे। तो इसमें हम लोग वर्ड जो हमारे क्या हो जाएंगे, हमारा स्पीक एट लेंथ क्या हो जाएगा, हमारा स्पीक क्या हो जाएगा, वर्ड हमारा हो जाएगा स्पीक एट अ लेंथ, है ना, स्पीक एट अ लेंथ इन कंफ्यूज, क्या हो जाएगा हमारा स्पीक एट अ लेंथ इन अ कंफ्यूज, क्या हो जाएगा हमारा इन अ कंफ्यूज, और क्या हो जाएंगे हमारे इन अ कंफ्यूज और इन कॉन्सिक्वेंटियल वे, क्या हो जाएगा हमारा इन कॉन्सिक्वेंटियल वे हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारे हैं, तो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉर एनी वन ऑफ द गिवन टू। यानी कि यहाँ पर भी क्या किया गया, हमें 2 में से एक ही कोई कहना है, हमने आंसर देने हैं, इधर हमें ए देने या फिर बी देने हैं।
तो पहला इसके अंदर ही स्टैक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। यानी कि पैसेज हमारे क्या दिया, तो टाइगर इन द जू जो हमारा क्या है पोएम है, उससे क्या लिया गया हमारा ये पैसेज एक्सट्रैक्ट हमें लिया गया है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं अपने क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो पहला क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन द कॉन्ट्रास्ट। क्या हमारा, एक्सप्लेन द कॉन्ट्रास्ट गिवन बाय, है ना, एक्सप्लेन द कॉन्ट्रास्ट क्रिएटेड बाय द वर्ड स्टॉक्स एंड फ्यू स्टेप्स ऑफ ए स्केच। तो अगर हम लोग क्या करते हैं स्टॉक्स की बात करते हैं, स्टॉक्स हमें क्या सजेस्ट करता है, तो स्टॉक्स कहीं ना कहीं क्या करता है, हमें एक पावरफुल क्या करता है, पावरफुल पर्पसफुल थ्रेटनिंग मूवमेंट को क्या करता है, सजेस्ट करता है। वही हम लोग बात करते हैं क्या, फ्यू स्टेप्स ऑफ ए स्केच। किसकी बात करेंगे हम लोग, फ्यू स्टेप्स ऑफ ए स्केच। तो इसमें क्या कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, टाइगर की लिमिटेशन को बता रहा है। क्या कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं टाइगर की लिमिटेशन को बता रहा है कि जिस केज के अंदर क्या था, टाइगर हमारा बंद था, भले वो फ्री तो था, लेकिन वो केज के अंदर क्या होती है, उसकी एक लिमिटेशन होती है ना, वॉकिंग की उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो कहीं ना कहीं कहते हैं लिमिटेड वे में रहती है केज के अंदर, है ना। अब लोग आएंगे उसका फोटो खींच के लेके चल जाएंगे, उसको टाइगर को उससे क्या करेगा, कोई भी खास फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं ना कहीं वहाँ पर एक तरह से क्या है, वो लिमिट में है, एक हेल्पलेस पॉइंट हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको वहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टाइगर्स फीलिंग इन द कॉन्टेक्स्ट। यानी कि इस कॉन्टेक्स्ट में टाइगर की क्या फीलिंग होगी। तो सिंपल है, टाइगर हमारा क्या है, जू के अंदर पिंजरे में बंद है बेचारा केज के अंदर, तो सिंपल सी बात है उसकी फीलिंग कैसी होगी, क्या वो एंगर होगा, कॉन्फ्लिक्टेड होगा हमारा, है ना, पेसिमिज्म होगा, या फिर हमारा वो एप्रीहेंशन होगा। तो सिंपल सी बात है, उसको पिंजरे के अंदर बंद किया गया है तो वो कैसा होगा, एंगर होगा, वो क्या होगा, गुस्सा होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या हमारा, कमेंट इन अबाउट 40 वर्ड्स ऑन द पोएट्स यूज ऑफ इमेजिनरी इन द एबव एक्सट्रैक्ट। तो एबव एक्सट्रैक्ट जो हमें ऊपर में क्या किया गया है, दिया गया है, इसमें जो कौन होंगे, जो हमारे पोएट होंगे, इनका क्या करना है, हमें इमेजिनरी चीज़ें क्या करनी है, बतानी है। तो इसमें हम लोग इमेजिनरी क्या क्या, उन्होंने टाइगर को क्या क्या डिस्क्राइब क्या विविड स्ट्राइप्स में। तो जैसा हमने क्या देखा, उन्होंने टाइगर को क्या किया है, तो टाइगर को उन्होंने क्या किया है, स्ट्राइप्स विविड स्ट्राइप्स में क्या किया, उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया, इमेजिन किया। इसमें क्या दिया उन्होंने, टाइगर्स के विजुअल इमेजेस को क्या किया, उन्होंने मैजिस्टिकेट किए हैं, जिसमें क्या किया है, टाइगर क्या है, बहुत ही शांत है अपने पिंजरे के अंदर में, है ना, कोई मूवमेंट जो भी कर रहा है तो मूवमेंट उससे क्या है, बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल, लोगों को क्या कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहा है, वो अपने एक पिंजरे में कहीं ना कहीं क्या है बेचारा वो बंद होगा, तो कहीं ना कहीं लोग वहाँ पे आ भी रहे हैं तो उसको कुछ खास उन चीज़ों से क्या कर रहा है, फर्क वगैरह नहीं पड़ रहा है टाइगर को। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स क्लियर एंड ब्राइट। तो इस स्टैंजा में क्लियर और ब्राइट कौन से ऐसे क्या हमारे वर्ड हैं जो क्या कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं। तो इसमें हम लोग बात करें क्लियर एंड ब्राइट की, तो कौन से हो जाएंगे हमारे, विविड। क्या हो जाएंगे हमारे, विविड क्या करेंगे, हमें बता रहे हैं किस चीज़ को, क्लियर एंड ब्राइट को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बी, and no one buys a ball back, money is external, he is learning well, behind his desperate eyes, क्या behind his desperate eyes क्या हमारा द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। यानी कि जो बॉल पोएम हमारा बॉल पोएम जो हमारी पोएम है इंग्लिश की बुक में, उससे क्या लेगा, एक्सट्रैक्ट लिया गया है। इसमें कुछ क्वेश्चंस क्या बोला गया, तो पहला क्वेश्चन बोला है हमारा, व्हेन द पोएट सेज दैट नो वन बाइज अ बॉल बैक, व्हाट डज ही रिफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम। यानी कि नो वन बाइज अ बॉल बैक, इसमें जो पोएट है वो किस कॉन्टेक्स्ट को, पोएम के बारे में क्या कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपल क्या कर रहे हैं वो, तो नेचर ऑफ लॉस को क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि एक बार जो चीज़ें क्या होती है, हमें लॉस हो जाती हैं, उसके जो सिम्बलाइज होता है, जो एक बार चीज़ें क्या करती हैं, चली जाती हैं, उनको रिट्रीव करना, उनको रिप्लेस करना थोड़ा बहुत क्या होता है, हमारे लिए दिक्कत होता है। यानी कि एक बार हम लोग क्या करें, जब किसी को लॉस कर जाते हैं तो उसको वापस से रिट्रीव करना, वापस से उसको रिप्लेस करना क्या होता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है, complete the sentence with an appropriate option. The lines from the
पोएम टेल अस दैट द बॉय इज एक्सपीरियंस। बॉय क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, क्या वो डिस्ट्रेस फील कर रहा है, क्या वो क्या कर रहा है, हमारा टेरर है ना, क्या वो रियलाइजेशन मोड में है, क्या वो आपका इलेशन में है। तो हम लोग बॉय की बात करें तो बॉय कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, अपने लॉस्ट बॉल के बाद जो उसकी बॉल लॉस्ट हुई उसको लेके कहीं ना कहीं क्या है वो रियलाइजेशन में है, किन चीज़ों में है रियलाइजेशन में, सोच विचार कर रहा है उन चीज़ों को लेकर के वो, है ना। आगे हम लोग आते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म डिस्परेट used to describe the boy's eyes in the poem and how does it contribute to the overall mood and tone of the poem। तो हम लोग डिस्परेट की बात जो डिस्क्राइब किया गया बॉयज के आइज को एक डीप सेंस में लॉस हुआ है, उसको क्या हुआ है, जो उसकी लॉस हुई है उसको रिक्लेम करना चाहता है, लेकिन उसको क्या कर, जो भी उसको लॉस हुई है उसको क्या करना, रिक्लेम करना चाहता है, लेकिन वो क्या बेचारा हेल्पलेस है ना, सैड है, लेकिन वो चाह के भी क्या कर पा रहा है उन चीज़ों को, वो क्या कर पाएगा, वो चाह करके उन चीज़ों को रिकवर नहीं कर पाएगा जो उसकी चीज़ें क्या हुई है लॉस हुई है। इसका कंट्रीब्यूट हमें ओवरऑल मूड पे क्या टोन में देखने को मिल रहा है कि जो हमारा पोएट है वो क्या कर रहा है, तो स्ट्रगल कर रहा है किन चीज़ों को लेकर के, तो इमोशनल क्या है वो कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा है, जो कहीं ना कहीं हमें क्या दे रहा है पोएट के, हमें क्या पोएट का जो पोएट का कहीं टोन है वो कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों को भी क्या कर रहा है, बता रहा है कि पोएट किस तरह से क्या करते हैं, वो बॉय को ऑब्जर्व कर, जैसे वो बॉय ने क्या किया बॉल को लॉस किया, वैसे हम लोग भी जब चीज़ों को लॉस करते हैं तो कहीं ना कहीं सैडनेस होती है हमारी, सैड होते हैं ना थोड़े से, तो प्रॉब्लम भी हमारी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग चाह के भी क्या करते हैं उन चीज़ों को हम लोग रिकवर नहीं कर पाते, रिट्रीव नहीं कर पाते, उन चीज़ों को हमें क्या करना पड़ता है, हमें मूव ऑन करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द पोएट्स यूज ऑफ मेटाफोर इन द पोएम द बॉल पोएम। यानी कि जो बॉल पोएम जो बात की गई हमारे मेटाफोर जो क्या किया है पोएट ने यूज़ किया है, तो उसके बाद हम मेटाफोर का मतलब हमारा क्या होता है, जैसे हमारा पोएम था बॉल पोएम, ये हमारा क्या एक पाइवोटेबल है, और जो लॉस्ट बॉल हुआ है हमारा क्या एक फिजिकल ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन इस बॉयज़ को सिंबलाइज करता है एनकाउंटर, फर्स्ट का एनकाउंटर था जब बॉय ने क्या किया था, किसी चीज़ को क्या किया था, लॉस किया था, है ना। द बॉल क्या था, एक मेटाफोर जो इनोसेंस की तरह काम करता है, जो केयर फ्री नेचर होते हैं चाइल्ड के, उसमें क्या करता है वो अपनी थिंग्स को लॉस जो करता है उसको जाकर भी क्या कर पा रहा है, वो रिप्लेस नहीं कर पा रहा है। और इसी मेटाफोर को एक्चुअली टीचिंग में करे तो हम लोग जब भी क्या करते हैं, जो पर्सनली डेवलपमेंट हमारा जो लॉस होने से कहीं ना कहीं क्या करता है उन चीज़ों पे हमारा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, आंसर एनी 4 ऑफ द गिवन क्वेश्चंस इन 40 to 50 वर्ड्स ईच। पहला हमारा है एक्सप्लेन द आयरनी इन द चैप्टर अ लेटर टू गॉड, यानी कि लेटर टू गॉड में जो पोएम है उसमें आयरनी चैप्टर है, उसमें हमें एक्सप्लेन करना है लेटर टू गॉड को। इसलिए सिंपली हमने क्या था, लेटर टू गॉड जो लिंको होता है हमारा, लेंचो जो होता है हमारा लिंको, वो क्या करता है, वो बेसिकली उसको जो पैसे मिलते हैं, जो पोस्टमैन उसको क्या करते हैं, जो भी उसको पैसे देते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, उसका क्या बिलीफ होता है कि उसका बिलीफ होता है कि पैसे उसको किसने भेजे हैं, गॉड ने भेजे हैं, है ना। तो मिरेकलस इवेंट, लेकिन जैसे पोस्ट ऑफिस वर्कर्स के पास क्या करता है, वो जाता है तो वहाँ पर उसका जो फेथ वगैरह होता है उसको थ्रू कलेक्ट मनी करता है, जिसको गॉड ने क्या किया होता है, भेजा होता है। और जो आइनरी इंटिफाइज करता है किसी चीज़ को लेके हमें, तो क्योंकि उसको पैसे क्या होते हैं, थोड़े बहुत उसको पैसे कम मिलते हैं, जिस कारण से कहीं ना कहीं क्या होता है, वो अपने ह्यूमन कॉम्पैशन को आंसर्स में क्या करता है, प्रेजेंट में फ्रेज करता है। नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन सेकंड क्या है हमारा, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट इम्प्लाई इन रिलेशन टू द कैरेक्टर ऑफ द बेकर। यानी कि जो गोवन ब्रेकर की जो बात की गई, जो गोवा में जो ब्रेकर थे, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें एटीट्यूड सिग्निफिकेंटली क्या करते हैं, हमें इन्फ्लुएंस करती है परसेप्शंस में, सिचुएशंस को लेकर के, है ना। तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोग बात करेंगे बेकर को लेकर के। तो बेकर क्या हमारा एक सिग्निफिकेंट रोल हमारा प्ले करता है कम्युनिटी के अंदर हमारे, जिसमें उसका प्रेजेंस ना सिर्फ क्या करना है ब्रेड को डिलीवर करना है, बल्कि क्या करना हमारी सोसाइटी का क्या कहीं ना कहीं इंटीग्रल क्या हमारा एक पार्ट है वो, है ना, जो कि सिंबलाइज करना है वार्मथ को, कंफर्ट को, हमारी गाइडेंस को। साथ ही हम लोग क्या जो बेकर का जो कैरेक्टर होता है क्या होता है, नेचुरली हमारा क्या होता है, नर्टरिंग फ्रेंडली होता है, और साथ ही हमें नॉस्टैल्जिया का फीलिंग भी देता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, गोवन के विलेजेस में वो कैरेक्टर में क्या होता है, मोस्टली वो कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा है इट इज़ आवर एटीट्यूड
towards a situation that makes it positive or negative. Do you agree with it? तो हमें क्या करना है, जो हमारा एटीट्यूड है किसी भी सिचुएशंस को लेके उसको पॉजिटिव या नेगेटिव क्या करता है, बनाता है। तो आप क्या करो, इससे एग्री करते हो या फिर एग्री नहीं करते हो, आप डस्ट ऑफ स्नो के बेसिस पे क्या करोगे, दोगे। अगर नॉर्मली इसमें हम लोग बात करते हैं इसमें टॉपिक में, जो जैसा सिंपली क्या होता है, तो जैसा हमारा क्या होगा एटीट्यूड होगा, उसी के पर्सपेक्टिव पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर आप सिंपली क्या होते हो, अगर आपकी एटीट्यूड पॉजिटिव होगी तो भले कुछ गलत हो, कहीं ना कहीं हमें होप रखते हैं ताकि मेरी चीज़ें हमारे लिए क्या हो, सही हो सके, अच्छी हो सके। तुम्हारी थिंकिंग हमारी कैसी पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना, हमारा एटीट्यूड कैसा मुझे पॉजिटिव होना चाहिए, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं क्या करता है, हमारी सिचुएशन के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बेलिंदा एंड अदर एनिमल्स, क्या हमारा बेलिंदा एंड अदर एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज ब्रेव बट ऑन सीइंग द पायरेट दे बिहेव्ड इन अ कॉवर्डली वे, हाउ डिड दे रिएक्ट। इधर तो टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन से क्या करना है बता, जो बेलिंडा और अदर एनिमल्स को क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया एज अ ब्रेव। तो जब क्या करते हैं, जब वेन फेस्ड विद द पायरेट, जब पायरेट से उनका क्या फेस होता है, तो बेलिंदा और अदर एनिमल्स क्या करते हैं, डिस्पाइट वो डिस्क्राइब ब्रेव किए गए, वो रिएक्टेड कैसे करते हैं, तो कोऑर्डिनली क्या करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं। और साथ में बेलिंदा क्या करती है, क्लोजेट के अंदर दौड़ के जाती है, और जो किटन होती है वो इंक वो क्या करती है, और माउस जो ब्लिंक होता है वो क्या करता है, अपने आप वो भी क्या करते हैं, छिपा लेते हैं। और जो डॉग मस्टर्ड क्या करता है, फ्लेड करता है किसके बेड के अंदर, वो चला जाता है। इसमें जो रिएक्शन होता है हमारा वो क्या होता है, परपटेड ब्रेवरी होता है, हाईलाइट किसको, कस्टर्ड ड्रैगन्स को ट्रू करेज में क्या करता है, शो करता है, एंड डिफीटेड द पायरेट, और वो क्या करता है, कस्टर्डी पायरेट क्या करता है, हमारा हराता है, जो कि शोकेस कर रहा है किसको, ब्रेवरी को, कि जब भी हम लोग पास डेंजर इमरजेंस आती है, हम लोग कैसा होना चाहिए, हम लोगों को ब्रेव होना चाहिए। एंड लास्ट हमारे इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, फ्लाइंग इज अ नेचुरल एक्ट इन बर्ड्स, देन व्हाई वाज द यंग सीगल एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द बेबी सीगल्स फियर। यानी बेबी सीगल का फियर क्या था, जैसे बर्ड हम लोग क्या देखते हैं, तो बर्ड के अंदर फ्लाई करना नेचुरल उनके अंदर एक्ट होता है, लेकिन यंग सीगल के साथ क्या हुआ था, स्ट्रेंज हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि सीगल जो बेबी बर्ड होती है वो क्या करती है, वो अपने फर्स्ट फ्लाइट में क्या करते हैं, फेल हो जाते हैं, जिस कारण से हमें क्या देखने को मिलता है, तो जब वो अपने फर्स्ट फ्लाई में ही क्या करती है, फेल हो जाती है, जिसके थ्रू क्या होता है हमें, तो वो इमोशनली मेंटली क्या होती है, वो एग्जॉस्ट हो जाती है, जिस कारण से क्या होता है उसका, तो उसके अंदर हम लोग क्या देखने को मिलता है कि जो फिजिकल एक्ट फ्लाइंग का इटसेल्फ होता है वो भी क्या होता है, उसका रूटेड डर से भर कि शायद अब वो क्या कर पाएगी, उड़ नहीं पाएगी, क्योंकि उसका जो फर्स्ट फ्लाइट था वही क्या होता है, उसमें वो उसमें वो क्या करते हैं, फेल करते, वो ठीक से उड़ नहीं पाती है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें क्या करने हैं, कोई 2 क्वेश्चन हमें क्या करने हैं, बताने हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, डू यू थिंक भोली कुड हैव कॉन्फिडेंटली रिफ्यूज टू मैरी, क्या हमारा, विशंबर इफ शी वॉज नॉट एजुकेटेड। यानी कि बोला है जो भोली थी उसने क्या किया था, शादी के लिए मना कर दिया, क्योंकि डाउरी की बात वहाँ पे हो गई थी, है ना। तो क्या अगर भोली पढ़ी लिखी नहीं होती तो क्या वो भी किससे, वो तो क्या वो विशंबर से शादी करने को मना कर पाती, तो कहीं ना कहीं क्या देखेंगे, अगर वो एजुकेटेड नहीं होती तो मे बी वो शादी के लिए क्या कर पाती, मना नहीं कर पाती, क्योंकि वो क्या, वो एजुकेटेड है, तो क्या कर सकती है, अपना केयर खुद कर सकती, वो किसी के ऊपर क्या है, डिपेंड नहीं करे। क्योंकि जैसे चैप्टर में मैंने आगे भी क्या देखा था कि बाद में वो क्या करती है, वो उसी स्कूल में क्या करती है, टीचिंग करना भी क्या करती है, शुरू करती है, यानी कि कहीं ना कहीं सेल्फ डिपेंडेंट रहती है, जिस कारण से वो एजुकेटेड नहीं हो तो मे बी वो क्या कर पाती, तो विशंबर से शादी के लिए क्या कर पाती, मना वो नहीं कर पाती। नेक्स्ट हमारा है, हु वॉज हेनरी, व्हाट रोल डिड ही प्लेज इन ऑसिबल्स प्लान। यानी कि हेनरी कौन था हमारा, और उसने ऑसिबल्स के प्लान में क्या किया था, क्या रोल प्ले किया था। तो हेनरी, जैसे हमें पता कि हेनरी कौन था, हेनरी एक वेटर था, और ऑसिबल के प्लान में उसने क्या किया था, हेल्प किस तरीके से किया था, तो उसने क्या किया, उसका क्या रोल था, ऑसिबल के प्लान में उसका क्या रोल था। तो जब ही क्या होता है, जब हेनरी का डोर को नॉक करने आता है तो ऑसिबल क्या बोलते, वो बोलता है कि वहाँ पर क्या आ चुकी है, पुलिस आ चुकी है, जिस कारण से क्या होता है, वहाँ से वो एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि इसका पुलिस का, कि डोर के पास पुलिस आ चुकी है, जिसके कारण क्या होता है, हिज अराइवल स्टार्टेड, और मैक्स वहाँ से क्या करता है, जो अनएक्सपेक्टेड गेस्ट होता है वहाँ से क्या खिड़की से कूद के क्या करता है,
भाग जाता है। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हेनरी क्या करता है, ऑसिबल्स की प्लान में ये हेल्प करता है, इसका वो रोल होता है। नेक्स्ट हमारा है हाउ डिड थिंक टैंक इंटरप्रेट द फॉलोइंग नर्सरी राइम, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विथ कॉकल सेल्स एंड सिल्वर बेल्स। ये किससे ली गई है हमारी, तो ये हमें ली गई है हमारी, तो ये हमारा है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इससे हमें क्या लिया गया है, ये फ्रेजेस हमें लिए गए। इसमें जो हमें आंसर देना है वो हमारा क्या है, तो इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं अपने आंसर की बात करते हैं, तो इसके अंदर जो हमारा आंसर हो जाएगा है ना, तो आगे हम लोग अगर देखते हैं अपने नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो वली के बारे में क्या है हमारा क्वेश्चन दिया गया ना, वली के बारे में हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन अगर देखते हैं क्या है हमारा, वली वॉज सेंसिटिव बट एट द सेम टाइम शी वॉज फियरलेस एंड क्वाइट डिटरमाइंड, थिंक ऑफ अनदर कैरेक्टर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक हु डिस्प्लेड द सिमिलर कैरेक्टर ट्रेट्स। यानी कि क्या बोला हमारा, वली क्या थी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी बट एट द सेम टाइम वो फियरलेस भी थी एंड क्वाइट डिटरमाइंड भी थी। तो आपको क्या करना है, अपनी टेक्स्ट बुक से एक और कैरेक्टर को क्या करना, आपको सोचना है जिसने इस तरह का क्या किया था, कैरेक्टर ट्रेट्स को क्या किया था, जिसने किया था। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द लाइफ्स ऑफ वली एंड अदर कैरेक्टर दैट यू हैव चूजन फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ 2 stories अबाउट फ्लाइंग। यू मे बिगिन दिस वे, द character trait who were fearless and determined from the text are वली एंड। यानी कि हमें वली जैसे क्या थी, सेंसिटिव थी, फियरलेस थी, इस तरह से क्या करना है हमें, तो इस तरह से हमें एक और कैरेक्टर के बारे में क्या करने हमें बताने हैं एंड उसको क्या करना है हमें, तो उसको हमें क्या करना है फिर से कंपेयर करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो एक तो हमें वली मिल जाएगी और दूसरी हमें क्या मिलेगी, एक सीगल मिलेगी। क्या मिलेगी हमें, सीगल मिलेगी। बोथ क्या थी, उनके कैरेक्टर करेजियस और डिटरमिनेंस थे, उन्होंने क्या किया था, अपने फियर को ओवरकम किया था। जैसे हमने सीगल में हमने क्या देखा था, तो उसकी जो फियर, जब उसने क्या किया था, फर्स्ट फ्लाइट में अपनी वो फेल हुई थी, उसके बाद वो क्या करती है, अपने फियर को ओवरकम करती है और उस चीज़ों को क्या करती है, अचीव करती है। अगर वली क्या थी, तो वली एक हमारी फैसिनेटेड क्या थी, आइडिया थी। जब वो क्या बस में राइडिंग करती, क्या करती, पूरे वर्ल्ड को क्या करती थी, वो एक्सप्लोर करती थी अपने गांव से। साथ ही क्या करती, मात्र वो 8 साल की थी और बिना अपने पेरेंट्स को, अपने अडल्ट्स को इन्फॉर्म किए वो क्या करती है, जर्नी का प्लान करती है, अपने पैसे को खुद ही क्या करती है, वो बचाती है और खुद ही बस लेके क्या करती है, खुद ही पूरी जगह क्या करती है, घूमती है। वहीं दूसरे हम लोग किसकी बात करते हैं, तो हमने फर्स्ट फ्लाइट यानी सीगल की बात करते हैं। उसमें अनलाइक वली की तरह वो भी क्या है, उसकी भी एक अपनी जर्नी हो, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, एडवेंचर होते हैं, है ना, प्रेशर होता है उसको। उसकी फैमिली क्या करती है, इनकरेज करती है कि तुम क्या कर सकते हो, चीज़ों को कर सकते हो, अपने फियर को क्या कर सकते हो, तुम भी ओवरकम कर सकते हो। इसमें हमने क्या देखा, 2 कैरेक्टर हमें कौन, एक तो हमें वली का कैरेक्टर मिला हमें और दूसरे कैरेक्टर में किसकी मिलती है, सीगल की मिलती है। दोनों ही क्या थी, अपने आप में बहुत ज़्यादा क्या थे, ब्रेव थे और इन दोनों ने ही क्या किया था, अपनी फियर को क्या किया था, ओवर कम किया था। इनकी जो डर थी, इनका जो फियर था, उसको इन्होंने क्या किया था, ओवर कम किया था। नेक्स्ट हमारा है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्ले द प्रपोजल व्हाट डू यू थिंक ऑफ रिलेशनशिप। यानी कि जो आपने प्ले पढ़ा है द प्रपोजल, उसके बेस पे, उसकी अंडरस्टैंडिंग पे आपका क्या, व्हाट डू यू थिंक ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि रिलेशनशिप के बारे में आपके क्या है, थिंक है। इसके बेस पे क्या करना है आपको, प्रिपेयर अ स्पीच ड्राफ्ट ऑन रिलेशनशिप बेस्ड ऑन नटालियाज एंड एने फ्रैंक्स कैरेक्टर। यानी कि एने फ्रैंक और नटालिया कैरेक्टर के बेस पे क्या करना है, आपको एक स्पीच क्या करना है, ड्राफ्ट करना है, जिसमें आपको क्या बोला कि यू में बिगिन, जिसपे आप कैसे स्टार्ट करोगे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, रिलेशनशिप आर द बॉन्ड बिटवीन 2 people बेस्ड ऑन म्यूचुअल लाइक्स, अंडरस्टैंडिंग, नीड और हेल्प। I had like to discuss relationship as a portrait in the 2 text that you में आप इस तरह से इसको एंड कर सकते हैं कि बीच में कंटेक्स्ट जो हम लोग बॉडी लिखेंगे अपने, वो हम लोग क्या लिखेंगे उसके बारे में क्या किया गया, हमें बताया गया है। तो हम लोग देखें जो रिलेशनशिप बिटवीन 2 है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे क्या करती है, हमारी डिपेंड करती है। और आज के टाइम पे हम लोग क्या देख रहे हैं, तो जो रिलेशनशिप को पोर्ट्रे किया किसके अंदर, जो प्रपोजल के अंदर और नटालिया का हमें जो देखने को मिला और हमें एने फ्रैंक में।
तो नटालिया का जो रिलेशनशिप हमें कैसा देखने को मिलता है, तो नटालिया का जो रिलेशनशिप देखने को मिलता है कैसा होगा हमारा, डायनामिक होता है। द प्रोपोजल में क्या होता है, जो अंडरस्कोर जो होता है हमारा कॉम्प्लेसेस होता है हमारा, है ना, और साथ ही उसके जो कैरेक्टर कैसे होते हैं, इम्ब्रॉयड होती है, आर्गूमेंट्स करते हैं ना, बात बात पे वो क्या कर रही होती है, आर्गूमेंट्स वगैरह क्या करती है, कर रही होती है। साथ ही हम लोग क्या देखने को मिलता है, जब आर्गूमेंट्स होती है उनके साथ में, है ना, पीटी पर थोड़े बहुत उसमें क्या होते हैं, मनमुटाव भी जाते हैं, डिस्प्यूट्स भी होते हैं। साथ ही डिस्प्यूट्स मतलब नोक झोंक क्या होती है, उसके कैरेक्टर में हमें दिखाई गई कि हमेशा क्या दूसरों से नोक झोंक उसकी होती रहती है, मिसअंडरस्टैंडिंग, है ना। साथ ही उसका जो रिलेशनशिप है नेमली लव एंड कॉम्पेनियन ऑन द फ्लिप साइड। और एने में हमें क्या देखने को मिलता है, एने ने क्या किया था, तो एने फ्रैंक ने अपने डायरी में रिलेशनशिप में क्या बोले थे, कोई कैसी एडवर्सिटी होनी चाहिए, उसका जो रिफ्लेक्शंस होता है वो कैपेबल होना चाहिए लव के थ्रू। यानी कि सिंपल हम लोग बात करेंगे तो दोनों का जो हमें क्या देखने को मिलता है, जो हमें कॉमेडिक जो रशियन स्टार देखने को मिलता है करेक्टर्स के अंदर दोनों का, वो कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो जो कहीं ना कहीं दोनों के जो करेक्टर है वो कहीं ना कहीं एक आर्गूमेंटल बेसिस पे है। जिसमें हमने क्या देखा, तो हमने यहाँ पर एने फ्रैंक कैरेक्टर में देखा वो आर्गूमेंट बेसिस पे चलती है। वहीं कहीं ना कहीं जो एने फ्रैंक का जो कैरेक्टर हमें देखने को किसका हमें, तो एने फ्रैंक का जो कैरेक्टर है कहीं ना कहीं वो भी क्या है, तो एने फ्रैंक का जो हमें कैरेक्टर देखने को मिलता है वो भी क्या मिलता है, हमें आर्गूमेंटल देखने को मिलता है। यानी कि उसकी भी क्या होती है, जैसे उसकी टीचर ने क्या दिया था, उसको जो लेटर लिखने को, ऐसे लिखने को दिया था, उसमें क्या करती है, उसको अलग अलग बेसिस में ना लिख कर उसमें बहुत सारे आर्गूमेंट देती है, क्योंकि उसका ये मानना होता है कि क्या होता है, जो आर्गूमेंट करना बोलना उसकी ट्रेट में है ना। जो उसकी मदर से गिफ्ट मिला उसको चाह के भी क्या कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकती है ट्राई करने के बाद भी। जिसके बारे में बाद हम लोग क्या देखने को मिलता है कि वो क्या करे, 3 पेज का ऐसे लिख करके लाती है ना। उसके अंदर स्पेसेस भी क्या होते हैं, बिल्कुल भी नहीं थे, ताकि उसका ये मानना होता है कि वो क्या कर सकती है, तो उसका सिंपली ये मानना होता है कि जो आर्गूमेंट, जो बोलना क्या होता है स्टूडेंट्स का क्या होता है, राइट्स होता है, जिसमें क्या करना आर्गूमेंट्स उसका करने का क्या है, राइट है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या दिया गया हमारा, ग्रिफिन्स ब्रिलियंस एज अ मैन ऑफ साइंस फेड्स बिफोर हिज डार्क ट्रेड्स, गिव रीजन फ्रॉम द टेक्स्ट टू सपोर्ट योर आंसर। यानी कि ग्रिफिन क्या था, बहुत अच्छा साइंटिस्ट तो था ही था, लेकिन उसने क्या किया था, डार्कर ट्रेड्स किए थे। यानी कि अच्छा साइंटिस्ट वो था, लेकिन इसके बाद भी क्या करते हैं, अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को क्या करता है, सही तरीके से सही तरीकों में यूज़ नहीं लाता। उससे क्या करता है, वो डार्कर ट्रेड्स करता है, गलत क्या हमें दिखने को देखो, गलत तरह का क्या करता है, वो काम करता है। जिसमें हमने सिंपली क्या देखा था कि वो क्या करता है वहाँ पर, तो वहाँ पर वो चोरी वगैरह भी करता है ना, हमें क्या देखो चोरी करता है ना। साथ ही अपने जो लैंडलॉर्ड्स उसके घर को भी क्या करता है, वो जला देता है ना, चोरी वगैरह करता है। तो इसमें हमें क्या देखा, एक अच्छा साइंटिस्ट तो वो था, लेकिन वो अपने साइंस का यूज़ क्या करता है, गलत तरीके से क्या करता है, अपने वो साइंस का कहीं ना कहीं यूज़ करता है। साथ ही लोग देखते अपने लास्ट क्वेश्चन को कि हरी सिंह सेज ही नो इट बट नीदर हिज लिप्स और नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, अनिल सक्सेसफुली एड्रेस द सिचुएशन बाय नॉट एड्रेसिंग इट ऑल। यानी कि हरी सिंह क्या था, हरी सिंह बोलता है कि ही न्यू इट नीदर, हरी सिंह क्या करता है, बोलता है क्यों क्या करता है, बिल्कुल नहीं जानता है ना, ही न्यू इट वो जानता था, बट नीदर उसके जो लिप्स होते हैं ना ही उसकी आइज कुछ मूवमेंट को शो करते हैं। अनिल सक्सेसफुली एड्रेस द सिचुएशन बाय नॉट एड्रेसिंग, बिना कुछ बोले क्या करता है, सिचुएशन को एड्रेस करता है, क्योंकि वो जानता है कहीं ना कहीं सिंपली वो क्या करता है, तो यहाँ पर वो क्या करता है, कहीं ना कहीं इग्नोर करता है, क्या करता है, इग्नोर करता है। उसको पता तो होता है वहाँ पर कि क्या चीज़ें गलत उसने की थी ना, उसके जो साथी थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसके बाद भी क्या करता है, वो उसको इग्नोर करता है, बिना उससे कुछ बोले ही, बिना उससे कुछ बात किए क्या करता है, कहीं ना कहीं उसको एक आंसर देता है, उसको किसी चीज़ में इग्नोर करके। यानी सिंपली क्या करता है, अनिल क्या करता है, एड्रेस करता है सिचुएशन को बाय नॉट एड्रेसिंग इट ऑल, सिंपली क्या कर देता है, इग्नोर करता है उन चीज़ों को, जिसके थ्रू क्या होता है, उसको अपने आंसर्स क्या होते हैं, मिल जाते हैं। जो हमने द थीफ की स्टोरी में जबकि जो चोरी की जाती है, तो उसके बारे में सिंपली वो क्या करता है, कोई भी ना अपने होठ को हिलाता, ना ही उसकी तो अपनी आंखों को झुकाता है, सिंपली ऐसा ना करे कि उसके सामने हो तो भी क्या करता है, उसको वो इग्नोर करता है, और इस एड्रेस को क्या करता है, कहीं ना कहीं वो ख़त्म करता है, उससे पॉइंट्स अपने जो उससे रिलेशन कहीं ना कहीं क्या होते हैं उसको ख़त्म करता है वो। तो ये जो हमारा था आज का, जो हमारा क्या था ये, इसमें हमने क्या किया, अपने ऑलमोस्ट हमारे सारे सेशन क्या हो गए इसके अंदर कवर हो गए।
तो आई होप आपने अपने आंसर्स को क्या किए होंगे, अच्छे से मैच किए होंगे। हमारा इंग्लिश का यहाँ पर जो पेपर हुआ था उसका हमने क्या किया था, डिस्कशन किया था। हमारा इसमें अंदर जो सेट था हमारा, वो सेट हमारा, जो हम लोग सेट की बात करेंगे तो सेट हमारा क्या था, इसके अंदर सेट हमारा फर्स्ट था, है ना, फर्स्ट सेट था हमारा। तो ऑलमोस्ट आपके बाकी के जितने भी क्या होंगे सेट होंगे वो कहीं ना कहीं इसी तरह के आपसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, है ना। तो अगर आप इस सेट को देखते हो तो आपको एक रफली क्या मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा कि बाकी के सेट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, या उनका ग्रामेटिकली अगर हम बात करें तो क्या उनका आंसर होगा।